आज की मेरी जो सारी गुफ्तगू है इसमें मैं अपनी सारी बातचीत को दो हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। एक तो बड़ा ही कह लीजिए अहम और संजीदा जो सारी बातचीत और मामला है वो ये है कि इस पेंडेमिक के शुरू में एक बातचीत मैं करने लग पड़ा अपने टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए, ब्लॉग्स के ज़रिए, राइटिंग्स के ज़रिए कि अगर आप इस सारे टफ़ टाइम को एक्सेप्ट करते हुए, इस पेंडेमिक को एक्सेप्ट करते हुए अपनी प्रायोरिटीज़ को आप उनको तय करते हैं और अपनी एनर्जी, अपना वक्त देने लग पड़ते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स को, तो ये पेंडेमिक आपके लिए ब्लेसिंग बन जाएगा। लेकिन अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी कॉलेज खुलेंगे फिर दुनिया वैसी हमें वापस मिल जाएगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है वैसा नहीं होगा। हमें इस रियलिटी को मानना पड़ेगा कि इस पेंडेमिक से पहले वाली दुनिया, कोविड-19 से पहले वाली दुनिया और कोविड-19 के बाद की दुनिया में बड़ा फ़र्क है। आप छोटी सी मिसाल ले लीजिए कि ये टेक्नोलॉजी जो जूम, स्काइप या गूगल मीट या सब ये हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम इंतज़ार करते थे कि शायद दुनिया में 5G आना है और 5G आने के बाद ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी, लेकिन 5G अभी नहीं आया। इस पेंडेमिक की मरहून मिन्नत या मेहरबानी कह लीजिए, तुफ़ैल कह लीजिए, हमने इस सब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को देख लिया। कोई शक नहीं है कि ये सेशंस जो ऑनलाइन हम डिलीवर कर रहे हैं ये उस तरह से मौसर नहीं है जिस तरह से फ़िज़िकल प्रेजेंस के साथ हम सेशंस देते थे, लोग फ़ायदा उठाते थे, एक एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट होता था, मटेरियल मिल जाता था, टाइम ज़्यादा होता था। लेकिन ये हमें मानना पड़ेगा कि जब ये क्लासेस लगेंगी, दुनिया सारी वापस मिलेगी, तो टीचर का और इदारे का रोल फैसिलिटेटर का ज़्यादा हो जाएगा। यानी ये एक नया कल्चर कि आप असाइनमेंट्स आप व्हाट्सएप ग्रुप में देंगे और आप अपने लेक्चर के साथ साथ जो रेफरेंस मटेरियल है वो बच्चों को आप साथ रिकमेंड करेंगे, आप उस पर किताबें रेफ़र किया करेंगे, आप किताबों को PDF सेंड किया करेंगे, आप मुमकिन है अपने लेक्चर के बाद उन्हें अपने लेक्चर का वीडियो लिंक दे दिया करेंगे। और ये सारी दुनिया आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ में अब ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये बदलाव जो आया, इस बदलाव में टीचर का वो पहले वाला रोल उस तरह से नहीं रहा। अगर वो उसी पे स्टॉप ऑन है और अड़ा रहता है, डटा रहता है, तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर होता है। मुझे याद है कि इस पेंडेमिक के शुरू होने के 1 महीना के बाद मैं जब PHEC गया तो डॉक्टर साहब, मुझे चेयरमैन साहब बता रहे थे कि बड़ी ऐसी टीचर्स की तादाद है और ज़्यादातर हमारे सीनियर टीचर्स हैं जो इस ऑनलाइन क्लासेस को अभी मानने को तैयार नहीं है, वो इसको डिनाई कर रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने एक्सेप्ट करना शुरू किया और एक्सेप्ट करने के बाद पढ़ाना शुरू कर दिया और मानना शुरू कर दिया कि ये भी एक जो डिजिटल वर्ल्ड है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये बहुत बड़ी ताकत है। गुजारिश मैं ये कर रहा था कि इस पेंडेमिक में पहले दिन से आज तक, इन 4 से 5 माह में आप अगर अपना एनालिसिस करें, आपने क्या किया, आपका वक्त कैसे इस्तेमाल हुआ, ये टाइम आपके लिए गुड लक था, ये टाइम आपके लिए बैड लक था, इस सारे वक्त में हालात वाक़यात ने आपको ड्राइव किया या आपने हालात वाक़यात को ड्राइव करना शुरू किया, तो इसका जवाब आपको ज़रूर ढूंढना है, तलाश करना है। जब मैंने मुड़ के देखा तो जो पहला दिन था जिसमें आप भी यहाँ मौजूद थे, उस शाम और रात मैं जागा रात को और मैंने पेंडेमिक पे रिसर्च करना शुरू कर दी। मैंने 1918 का, 1920 का पेंडेमिक निकाला, उससे पहले वाले पेंडेमिक निकाले, उनके नोट्स बनाए, मटेरियल बनाया। मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि जितनी देर से हम एक्सेप्ट करेंगे उतनी देर हो जाएगी, लिहाजा जितना तेज़ी से एक्सेप्ट करेंगे और हम थोड़ा सा प्रोएक्टिव होके काम करना शुरू करेंगे तो हम आगे निकल जाएंगे। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैं गुजारिश कर रहा था कि अगर टीचर ये सोचे कि मुझे अपने सब्जेक्ट का YouTube चैनल बनाना है, अगर टीचर ये सोचे कि मुझे अपने सब्जेक्ट को मॉडर्न वे में पढ़ाना है, अगर टीचर ये सोचे कि मैं अब जो आने वाला मेरा वक्त है, आने वाला ज़माना है, मैं अपने कॉलेज, अपने स्कूल, अपनी यूनिवर्सिटी, अपने इदारे तक महदूद होने की बजाय मैं क्यों ना सोचूं कि पूरी सोसाइटी को मेरी ज़रूरत है, मेरा पढ़ाना, मेरा कंटेंट, मेरा काम, मेरा YouTube चैनल, मेरी सब चीज़ें सबको फ़ायदा दे सकती हैं, तो वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, उसका इम्पेक्ट ज़्यादा होगा बनिस्बत इसके कि वो महदूद रह के सोचे और इंतज़ार करे कि वक्त बदलेगा। इसको सबसे पहले तो मैंने खुद फॉलो करना शुरू कर दिया। मैंने इन 5 माह में इसलिए आपके साथ ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ कि इसको प्रैक्टिकली मैंने किया है तो आपके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाएगी। इन 5 माह में मेरा मुतालिया, मेरी रूटीन,
मेरी कह लीजिए डेली के अपनी प्रायोरिटीज़ को देखना, एक डिसिप्लिन, एक वक्त पे उठना, डेली तैयार होके आना, क्योंकि ये एक छोटा सा मीडिया हाउस है जिसके ज़रिए हम सारा कुछ कम्युनिकेट करते हैं। और इस मीडिया हाउस का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है कि पेज तकरीबन 31 लाख पे है और जो यूट्यूब है वो 22 लाख सब्सक्राइब पे है। तो उसका जो डिजिटल कह लीजिए व्यूड है वो मैं आपके साथ आपके ग्रुप में शेयर करूँगा कि हमारे पास डिजिटली रिकॉर्ड आ जाता है कि जो मेरा लेक्चर है या मेरी बातचीत है वो किस एज ग्रुप में सुनी जा रही है, किस तरह के लोग सुन रहे हैं, किस मुल्क में सुन रहे हैं, टोटल कितने मिनट इंगेज कर रहे हैं। तो हमने अपने इस वक्त को भरपूर इस्तेमाल करना शुरू किया कि वो तमाम के तमाम मीडियम्स और जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं या मेरा सब्जेक्ट है या मेरी स्पेशलाइजेशन है या मेरा एक रोल है सोसाइटी में, उस रोल को निभाते हुए इस सारे वक्त में मैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस कैसे कर सकता हूँ और ज़्यादा फ़ायदा इस माशरे को कैसे देख सकता हूँ। तो आज जब हमारी टीम ने इन पिछले 4 से 5 माह को टोटल किया और हमने मैयर करना शुरू किया, तो पता लगा कि इस दौरान हमने जो टीवी प्रोग्राम किए हैं वो 131 किए हैं, 131। इस दौरान हमने जो ब्लॉग्स लिखे हैं वो 47 है। इस दौरान हमने जो वीडियोस किए हैं वो मोर देन 100 हैं। इस दौरान हमने बेशुमार तरीके से पब्लिक तक जो मैसेज पहुंचाया है और उसका जो टोटल कह लीजिए इंगेज टाइम या व्यूड है वो मिलियन और बिलियंस में है। आप ये कह लीजिए इस सारे वक्त को मैं अगर अपनी ज़िंदगी का दी बेस्ट टाइम कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इस वक्त में हमने जितना लर्न किया, सीखा और इम्पैक्ट दिया, इम्प्रूव किया। मैं अपने इन 5 माह को अगर देखूँ और अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ को देखूँ तो ये 5 माह एक तरफ है और पूरी ज़िंदगी की जो वर्किंग है 20-22 साल की वो एक तरफ है। इन 5 माह का इम्पैक्ट, यानी आप मिसाल ले लीजिए छोटी सी, मेरे शोबे में मुस्बत बोलना, खैर की बात करना, होप की बात करना, मीडिया पे बड़े कम लोग मौजूद हैं। और इस वक्त करंट सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ कि हमें हफ्ते में 4 से 5 दिन मीडिया को देने पड़ते हैं, चैनल्स को देने पड़ते हैं और मैं चार्ज भी नहीं कर रहा होता। यानी मेरी ये प्रेजेंस में रमज़ान ट्रांसमिशन के अलावा सारे का सारा बग़ैर किसी मुआवजे के वर्क था। और वजह ये थी कि खैर की बात करने वाले, मुस्बत बोलने वाले, अपनी फील्ड पे खैर की बात करने वाले मौजूद ही नहीं हैं। तो मैं अपने इस सारे पेंडेमिक के टाइम को गुड लक समझता हूँ प्रोफेशनली। जितनी इसमें कह लीजिए इम्प्रूवमेंट हुई, जितना लर्न किया, जितना सीखा, जितना हमने अपने आप को स्किल्ड किया, काबिल किया, और कह लीजिए जितना बेहतरीन चीज़ें हमने प्रोड्यूस की, जितनी रिसर्च की टीम ने अच्छा काम किया, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन की टीम ने अच्छा काम किया और जितना एज लीडर मैंने काम किया वो शायद पूरी ज़िंदगी में नहीं किया होगा। अब ये बात मैं पहले दिन से कह रहा हूँ और अभी भी कहता हूँ, इस पेंडेमिक को अगर आप ये समझ लें कि ये आपका एक इम्तिहान था, ये जो वक्त गुजरा है, आपने जो कुछ इसमें किया है और इसमें जो अपने अंदर बदलाव आप लेकर आए हैं और जो आप कह लीजिए इसमें आपने प्रेपरेशन की है, ये पूरे आपके आने वाले वक्त को असरअंदाज कर रही होगी। आप जितना ज़्यादा इसमें इम्प्रूव हुए हैं, जितना ज़्यादा आपने इसमें अपनी स्किल्स को, अपनी कैपेसिटी को बिल्ड किया है, उतना ज़्यादा। अब चैलेंज ये होता है कि गवर्नमेंट जॉब में हमारे पास जो मेजर करने का टूल है वो सिर्फ होता है ग्रेड का बढ़ना या सैलरी का बढ़ना या अपॉर्चुनिटी किसी स्कॉलरशिप की शक्ल में मिल जाना। हम ये नहीं देखते कि हम इस सोसाइटी के लिए, इस एजुकेशन सिस्टम के लिए मुफीद कितने हुए हैं। हमारा मौजूद होना है किसी फील्ड में, किसी शोबे में, उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे कितना बड़ा है। और हमेशा रूम देख लीजिए, एक्सीलेंस का रूम खाली होता है। यानी आप अगर काबिल हैं, आप में टैलेंट है, आप में हुनर है, आप में सलाहियत है, तो आपका जो कह लीजिए वो रूम, एक स्पेस पड़ा हुआ है, K2 के ऊपर रूम है, आप उसे फिल कर सकते हैं। एवरेज गुजारा मुनासिब ढेरों लोग हैं, लेकिन काबिल, इम्पैक्ट देने वाले, असर अंदाज करने वाले, सोसाइटी को इंस्पिरेशन देने वालों की तादाद हमेशा थोड़ी रही है। तो आप उसमें शामिल हो सकते हैं। अब ये एक हिस्सा था हमारा कि हम अगर इस पेंडेमिक को अपना एक ट्रायल समझ लें, अपना टेस्ट समझ लें, अपने आप को असेस करने का सोर्स समझ लें, तो ये एक बड़ा बेहतरीन वक्त था जिसमें हम जान सकते थे। मैंने बड़ा पहले किसी किताब में एक जुमला पढ़ा था, ये दुनिया का कोई भी बंदा वो फारिग वक्त में क्या करता है,
उससे पता लग जाता है कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और उसका आने वाला वक्त कैसा है। तो जो इतना वक्त हमें मिला जिसमें हमारे पास छुट्टियां भी थीं, जिसमें उस तरह प्रेशर भी नहीं था, जिसमें हम वर्क जो है वो घर पे बैठ के होम बेस्ड वर्क कर रहे थे, जिसमें ऑनलाइन क्लासेस थीं, जिसमें एक ऐसा टाइम था जिसमें ब्लैंक थे, टोटली कुछ सामने नज़र नहीं आ रहा था। ये सारा टाइम ये आपको बताता है कि आपने अब आपका आने वाला वक्त कैसा होगा, आप इसमें अब आइंदा क्या करेंगे, आपके आने वाले दिनों की वर्किंग क्या होगी, आप आइंदा से आपके वक्त में किस तरह से आप चलेंगे। लेकिन अगर आपने इसको सिर्फ इंतज़ार में ज़ाया किया है, आपने जैसे इसको गुजारा है, तो फिर मेरा ख्याल है आने वाले वक्तों में भी कोई तब्दीली नहीं होगी। अब मैं असल मौजू की तरफ आ जाता हूँ और वो है टीचर एज इंस्पिरेशन। मेरा मानना ये है कि हमें जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे होते हैं, जिन बच्चों के हम मेंटोर या टीचर होते हैं, चंद सालों के बाद उन बच्चों को वो सब्जेक्ट भूल जाता है। बड़ी एक्सेप्शन है कि आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और वो बच्चा कल को केमिस्ट्री की फील्ड में चला गया, अगर आप उसी फील्ड में, उसी शोबे में आप कोई आपका स्टूडेंट चला गया तो वो तो गुड लक है आपकी कि आपका वो स्टूडेंट जो है वो कल को कुछ बन जाएगा और वो आपको उसी सब्जेक्ट के जो सारे कॉन्सेप्ट्स आपने सिखाए पढ़ाए वो उसको याद रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ आते हैं, अगर उसकी वो फील्ड चेंज हो गई है तो किसी वक्त में वो इल्म, वो सब्जेक्ट उसको याद नहीं होगा। वो सब्जेक्ट याद होने की बजाय वो रवैया, एटीट्यूड, वो इंस्पिरेशन, वो मोटिवेशन, वो बैकअप करना, वो शाबाशी देना, वो याद रहता है। यानी आप ये कह लीजिए कि टीचर के सब्जेक्ट से ज़्यादा जो याददाश्त में रहने वाली चीज़ है वो टीचर का रवैया, इखलाक और दी हुई मोटिवेशन है। आप वक्त के साथ साथ देखिए, कम से कम हमने वो ज़माना थोड़ा सा ज़रूर देखा, या हमसे पहले वालों का तो यकीनन एक ऐसा वक्त था जिसमें कहीं ट्यूशन का कल्चर ही कोई नहीं था, शाम की कोई एकेडमी नहीं थी, शाम का कोई इदारा भी नहीं था। मेरे बड़े बूढ़ों के टाइम से 80s तक ऐसा वक्त नज़र आता है जिसमें ये मिसाल ज़रूर मिलती है कि कॉलेज का प्रोफेसर, स्कूल का टीचर अपने वक्त से पहले आ जाता था या वक्त के बाद ज़्यादा बिठा देता था और ज़्यादा टाइम दे के वो बच्चों को इसलिए पढ़ा देता था कि इनके पास कोई और सोर्स नहीं है, ये कहीं जा नहीं सकते, एकेडमीज़ नहीं है, उस तरह से इदारे नहीं हैं। 80s के बाद एक तूफ़ान आया सारा, हमारे सारे गवर्नमेंट के इदारे जो कभी बड़ी एक कह लीजिए जिनके नाम थे, जिनके पढ़ाने वालों के नाम थे, जिनके प्रोफेसर्स के नाम थे, प्राइवेट सेक्टर आया, उसने बड़ी तेज़ी के साथ पेनिट्रेट किया, कमर्शलाइजेशन हुई और जुल्म सितम ये हुआ कि कहीं वो इंस्पिरेशन का फैक्टर ख़त्म हो गया। मैं कई चीज़ें ऐसी गिनवाऊँगा जो बच्चे के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन बन जाती, तहरीक बन जाती है। यानी वो किसी वक्त में, उस वक्त शायद एक्नॉलेज नहीं कर रहा होता क्योंकि उसकी बाज़ औक़ात उस वक्त में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उसको पता नहीं होता कि ये मेरा पढ़ाने वाला कितना बड़ा इंसान है। ये जुमला मेरा कि जो बड़ा दरख्त होता है और बड़ा पहाड़ होता है, इसको थोड़ा फासले से देखा जा सकता है। इसके कहीं दामन में खड़े होके या पास रह के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये क्या है, ये इसकी कितनी स्ट्रेंथ है, ये कितना ये पावरफुल है, या ये कितनी इसकी हाइट है, इसकी बुलंदी कितनी है। आपको थोड़े से फासले के बाद पता लगता है कि ये कितना अहम था, ये कितना इम्पॉर्टेंट था, इसका कितना सेक्रीफाइस था, इसकी कितनी कुर्बानी थी, इसकी कितनी इंस्पिरेशन थी, इसने मेरी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो मैं कई चीज़ें ऐसी गिनवाऊँगा जो आप अगर उसे लिस्ट बना लें, लिख लें, तो आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी और आप इन सब की सब जो मैं कह रहा हूँ वैल्यूज़ इंडिकेट कर रहा हूँ, इसके रोल मॉडल ज़रूर ढूंढिए। नंबर 1, एक जो सबसे अहम चीज़ है वो याद रखिएगा, बच्चे को आपका सेक्रीफाइस कभी नहीं भूलता। हमें लग रहा होता है, हमें लगता है कि ये जो कुर्बानी हमने दी है वो वक्त की शक्ल में, किसी तकलीफ़ उठाने की शक्ल में, कोई हमें रिपीट करना पड़ गया, दोबारा पढ़ाना पड़ गया, या इसके लिए कोई कुर्बानी हमें वक्त किसी भी तरह की देनी पड़ गई है, हमें लग रहा होता है कि ये एक्नॉलेज नहीं हुई। ऐसा नहीं होता। कुर्बानी बिलखसूस टीचिंग में अगर आप सेक्रीफाइस किसी भी तरह का कर रहे हैं, अल्लाह ने तो अजर देना है, आपको क़यामत आनी है और इस दुनिया से जाने के बाद कहीं आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं वो सेक्रीफाइस वो आपको नज़र आने लग पड़ता है, वो एक्नॉलेज भी होता है,
वो दुआओं की शक्ल भी इख्तियार करता है, वो बेस्ट विशेस की शक्ल भी इख्तियार करता है। वो कुदरत आपको दिखाती है कि जो आपने कहीं बोया था वो आप कहीं काटने लग पड़े। ये हो नहीं सकता कि आपने अपने साथ जुड़े जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपने कोई सेक्रीफाइस किया और वो इंस्पायर ना हो। उनके लिए बड़ी इंस्पिरेशन ये होती है कि जो हमारा उस्ताद है वो खुद कुर्बानी देने वाला, खुद सेक्रीफाइस करने वाला शख्स है। नंबर 2, याद रखिएगा, बच्चों को आपका करैक्टर और एटीट्यूड नहीं भूलता। ये जिसकी बात हमने माननी होती है ना, उसकी ज़ात को माने तो बात मान सकते हैं। अगर हमारे जहन में उसका इम्प्रेशन अच्छा नहीं है ना, और बाकिरदार इम्प्रेशन नहीं है, हम कभी उसकी बात को नोट नहीं कर सकते, कभी उसकी बात को सीख नहीं सकते। एक दफ़ा वासिफ अली वासिफ साहब से किसी ने पूछा कि वासिफ साहब, अगर किसी बड़े इंसान से फैज़ मिला है, किसी उस्ताद से, किसी पीर से, किसी मेंटोर से, किसी स्पिरिचुअल हस्ती से फैज़ मिला है, उसकी निशानी क्या है? तो आपने फरमाया कि उसकी सबसे बड़ी निशानी यह है कि आप उस शख्स के हवाले से बाअदब होते हैं। आप कभी भी उसकी गुस्ताखी, उसकी बेअदबी अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका दिल गवाही दे रहा होता है कि मैंने इससे कोई फ़ायदा लिया है। आपका दिल गवाही दे रहा होता है कि ये मुझसे बेहतर है। आपका दिल गवाही दे रहा होता है कि इसका मेरी ज़िंदगी में कोई रोल बड़ा अहम है। आपका दिल गवाही दे रहा होता है कि ये जो मेरी कामयाबी है, मेरी कामयाबी की कहानी में कहीं ना कहीं एक किस्त इसकी वजह से, इसका कोई ना कोई एक ऐसा हिस्सा, को पुर्जा, को पेज, को बोल्ट, कुछ ऐसा था जो इसने ऐड किया था। तो ऐड ना करता तो आज मैं यहाँ पर ना होता। सो सेक्रीफाइस के बाद बड़ी अहम चीज़ आपका करैक्टर आ जाता है। मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि बीइंग अ टीचर, मेरी ज़िंदगी के 22 साल गुजरे हैं। आपकी ज़िंदगी के 100 दुख, 100 तकलीफ़ें, 100 मसले हो सकते हैं। कभी अपने स्टूडेंट के सामने कोट ना करें। आपका जो स्टूडेंट है, आपका जो बच्चा है, वो उसके आप हीरो हैं। वो नहीं चाहता कि वो एक हीरो को नाकाम, गिरा हुआ और लो सेल्फ इस्टीम पे देखे। उसकी नज़र में आप मुकम्मल होते हैं, बेहतरीन होते हैं, वो आपको फॉलो कर रहा होता है। और जब भी हम अपनी कमज़ोरियाँ, अपनी खामियाँ, ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों में पढ़ने लिखने के बावजूद सेल्फ पिटी की बीमारी होती है। वो हमदर्दी इकट्ठी करते इस तरह से हैं कि वो अपने आप को पेंट करते हैं वो बड़े मजलूम हैं, वो विक्टिम है। वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि जी उनकी तो ट्रेजेडीज़ हैं और वो बड़े गम के मारे हुए हैं और बड़े दुखी हैं और बड़े हारे हुए इंसान हैं। ये याद रखिए, जिस शख्स का तासुर बाहसियत उस्ताद उसके बच्चों के जहनों में नाकाम इंसान का है, वो बच्चों में कभी कामयाबी की उमंग पैदा नहीं कर सकता। कामयाबी तहरीक देना, इंस्पायर करने के लिए ज़रूरी है कि आप उनके सामने आपका इम्प्रेशन एक बेहतरीन इंसान का होना चाहिए। और ये अंदर दिल से हो, आपको पता हो कि मेरी पर्सनल लाइफ है या मेरी जो कह लीजिए ज़ाती ज़िंदगी है, वो और मेरी प्रोफेशनल लाइफ, ये मैं रिकमेंड करता हूँ बीइंग अ टीचर, इसमें गैप होना चाहिए। गैप से मुराद मुनाफकत नहीं मैं यहाँ पर कहना चाह रहा। यहाँ पर गैप का मतलब है इसको हमें शो ऑफ नहीं करना चाहिए। हम ज़ाती ज़िंदगी में 100 तकलीफ़ें, 100 दुख, 100 मसाइल का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन जो ये रोल है हमारा टीचर का रोल, एज एक बड़े रिस्पेक्टफुल मेंटोर का रोल, इसमें ज़रूरी है कि जब हम दुनिया के सामने आएँ तो इस रोल को निभाने के लिए, निपटाने के लिए आप अपना दी बेस्ट दीजिए। आप तैयार होकर आइए, बेहतर हालत में आइए, ईमान की हालत, दुआ के साथ आइए। मैं ज़ाती एक एक्सपीरियंस ये भी आपके साथ शेयर करूँ कि मेरे शौरी ज़माने जब से मुझे याद पड़ता है, शायद ही ऐसा हो कि मैंने पढ़ाना और वज़ू ना किया हो। उसकी वजह कि मैं पढ़ाने को इबादत से कम नहीं समझता। मेरा मानना ये है कि पढ़ाना एक कह लीजिए एक वलियों, नबियों, नेक लोगों का काम है। तो अगर आपने लोगों का सामना करना है, उनकी जहन साजी करनी है, उनकी किरदार साजी करनी है, तो आप अगर खुद ही बड़े वीक हैं, आप खुद बड़े कमज़ोर हैं, आप में खुद ही को जान नहीं है, आप में हिम्मत नहीं है, आप में ताकत नहीं है, आपके पास कह लीजिए किरदार की ताकत नहीं है, तो वो हमारे पंजाबी में कहते हैं अंदर होवे सच ते बाहर खलो के नच। आप अंदर से आपके सच है, आप में यकीन है, आप में पूरा भरोसा है, आप में तवक्कल है, आपको पता है कि मेरी जो एफर्ट है, मेरी जो मेहनत है, वो कहीं ना कहीं मेरे रब ने मुझे इसका रिवार्ड देना है। आपको पूरा यकीन है कि मैं अगर लोगों के बच्चों की ज़िंदगियों में कोई वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, ये जो नस्ल है इसकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, अल्लाह मेरी औलाद को खैर ही देगा। और ये जेंटलमैन्स मैं आपको गुजारिश करूँ, मेरे इन कानों आँखों ने
कई बार इसको देखा है। मैं 10 साल मैंने DST पढ़ाया है, QED। मेरी आंखों और कानों ने इसको कई बार सुना। ये ग्रेड 20 का, ग्रेड 19 का, ग्रेड 18 का एक टीचर, हेडमास्टर, वो बाहर चलते चलते गाड़ी तक मेरे पास आ रहा है और रो रहा है, और रो के कह रहा है कि शाह साहब मेरी औलाद ने मुझे रोल दिया, मेरा कुछ नहीं छोड़ा, मैं किसी काबिल नहीं रहा। और दूसरे ही दिन एक और साहब मुझे कह रहे थे कि सर मैंने कभी पूछा भी नहीं, लेकिन कोई ऐसी अल्लाह ने नेक औलाद और खैर मुझे दी है। मैं समझता हूँ कि शायद कोई एक इक्का दुक्का केस में ऐसी कोई हो सकती है आजमाइश, लेकिन अमूमन आपने जो बोया होता है वो आप काट रहे होते हैं। ये हो नहीं सकता कि बंदा दिल से एक बड़ा उस्ताद है, सच्चा उस्ताद है, और लोगों की ज़िंदगी में उसने वैल्यू ऐड की है। चंद दिन पहले हमारे यूनिवर्सिटी पंजाब के एक साबिका हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, शमसी साहब, इखलाक शमसी साहब, और मैं उसके बाद वो किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे और आजकल भी किसी रिटायरमेंट की लाइफ गुजार रहे हैं। उनके 2 साहबजादे हैं। उन्होंने मुझे एक फ़ंक्शन पे बुलाया हुआ था, तो मैं उनके दोनों साहबजादे हसीब और मुगीस दोनों को मैं जब देखता हूँ तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जैसे ये बच्चे बड़े मुअद्दब हैं, बड़े शाइस्ता हैं, अपने फ़ादर की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने फ़ादर की रिप्यूट और रिस्पेक्ट का ख्याल करते हैं, ऐसे मेरी औलाद भी हो। मैंने शमसी साहब से ये दरख्वास्त की कि शमसी साहब ये कोई कुलिया मुझे भी बताएं। तो फिर उन्होंने दोहराया उसी बात को कि जो आपने लोगों के बच्चों को दिया है, जो आपने खैर दी है, वो कहीं ना कहीं कुदरत आपको एक रिवार्ड की शक्ल में आपकी नेक औलाद, ताबेदार औलाद, या कम अज़ कम एक प्रोग्रेसिव अप्रोच वाली, मुस्बत सोच वाली औलाद की शक्ल में आपको अल्लाह दे देता है। सो इंस्पिरेशन के लिए करैक्टर का होना बड़ा ज़रूरी है। आप बग़ैर किरदार के, आप अच्छी वैल्यूज़ के, आप कभी इंस्पायर नहीं कर सकते। एंड द थर्ड थिंग, तीसरी बात याद रखिएगा, सर आपकी PhD है, आप UK से पढ़ के हैं, आपने जापान से पढ़ा, आपने 6 मुल्क देखे हैं, आपने कितने पेपर लिख दिए हैं, मैटर नहीं करता। मैटर करता है आपकी स्किल कितनी अच्छी। यानी बड़ी दुनिया ऐसी है हमारे शोबे में, पढ़ाने के शोबे में, जिनका नॉलेज बहुत ज़्यादा है, जिनकी रिसर्च बहुत ज़्यादा है, जिन्होंने पेपर बड़े छपवा लिए हैं, जिन्होंने रिसर्च बड़ी कर ली है, लेकिन पढ़ाना उन्हें नहीं आता। एक लिख के रख लीजिए बात, जिस शख्स को खुद पढ़ाना नहीं आता, बच्चा उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। जिस बंदे को अपना काम नहीं आता, वो एक नहजुल बलागा का बड़ा अच्छा जुमला हज़रत अली करम वजह से मंसूब किया जाता है। आप फरमाते हैं कि इंसान का ओजे कमाल, जो उसका कमाल है, ओजे कमाल जो पीक है, वो उसका अपना काम होता है। बंदा अगर अपने काम के ज़रिए इज़्ज़त ना कमा सके, बंदा अपने काम के ज़रिए रिप्यूट ना कमा सके, बंदा अपने काम के ज़रिए कोई इज़्ज़तदार लोगों में ना जाना जा रहा हो, बंदा अपने काम के ज़रिए अगर दुआएं ना समेट सके, बंदा अगर अपने काम को जानता ही ना हो, ये फिर तो फिर नाकामी है। और बदकिस्मती है कि मेरा कम अज़ कम जो मुशाहिदा वास्ता है, हमारे ही शोबे के ऐसे सैकड़ों हज़ारों लोग हैं जो डिग्री के अतबार से बेहतरीन है, लेकिन उन्हें पढ़ाना नहीं आता। जो डिग्री के अतबार से बेहतरीन है, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी नहीं है। जो डिग्री के अतबार से उनका गोल्ड मेडल है, लेकिन जब चौक डस्टर मार्कर पकड़ के वो क्लास में खड़े होते हैं तो उनको उन्हें कॉन्सेप्ट कन्वे करना नहीं आता। मेरी आप सबसे गुजारिश है, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव कीजिए। ये आज के ज़माने में अब कोई मुश्किल नहीं है। आप जाके, आप सबकी असाइनमेंट है, आपने गूगल पे सर्च करना है। जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, ये कोई टैलेंट नहीं है, ये स्किल है। और स्किल की डेफिनेशन ये पड़ी हुई है, ये सीखी जा सकती है, ये लर्न की जा सकती है, ये पॉलिश की जा सकती है, इंटरेस्ट से, मेहनत से, बार बार करने से। मुझे एक दफ़ा याद है, मैं पुरानी बात, आज से कोई 20-22 साल 25 साल पहले, मैं फ़िज़िक्स पढ़ता था नवीद मजीद साहब के पास, अक्सर मैं कोट भी करता हूँ। तो एक दिन उनकी क्लास से पहले मैं चला गया, यानी उस क्लास में मैं जाके बैठा तो सर मौजूद थे और कोई भी नहीं था। तो सर को मैंने देखा, सर जो वाइट बोर्ड था, नए नए वाइट बोर्ड्स आए थे, वाइट बोर्ड पे पूरा लेक्चर हवा में ही प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मैंने सर से कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि यार जो मैंने पढ़ाना होता है, ये उनके इब्तदाई साल थे शायद, वो कहते जो मैंने पढ़ाना होता है मैं पहले उसकी प्रैक्टिस करता हूँ कि अगर इसको मैं ऐसे थ्रो करूँ, ऐसे प्रेजेंट करूँ, ऐसे लिखूँ, बोर्ड पे ऐसे ड्रॉ करूँ, इस तरह से इजहार करूँ, तो ये पहले मैं खुद समझ लूँ फिर समझाऊँ, तो इसका असर ज़्यादा होगा। तो मैंने देखा कि वो उनका फ़िज़िक्स पढ़ाना और बामुकाबला शायद एक टिपिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का फ़िज़िक्स पढ़ाना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क। और उनकी हमेशा हमने अगर रिस्पेक्ट की है, मैंने या जितने भी उनके हज़ारों लाखों शागिर्द हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह, अगर टॉप रीज़न जिसे कहते हैं, वो उनकी प्रेजेंटेशन स्किल है, अपनी काबिलियत है। यानी आप देखें, हमें
हायर किया जाता है, हमें जॉब मिलती है, हम सारी ज़िंदगी कह लीजिए जिससे अपना किचन चलाते हैं, जिससे हमारा घर चलता है, जिसकी हमें पेंशन मिलती है, जिससे हमारी नस्लों को बाद में पेंशन मिलनी होती है, उसकी वजह वो टीचिंग है। और अगर आपको तदरीस ही नहीं आती, आपको पढ़ाना नहीं आता, अपना काम नहीं आता, मैं ये बता दूं, अगर अपना काम नहीं आता आप कभी कॉन्फिडेंट नहीं होते। कॉन्फिडेंस का सोर्स ही अपना काम आना है। मल्ला चप्पू चलाता है, उसका एतमाद, वो देखता है मंझधार क्या है, वो देखता है दरिया क्या है, वो देखता है भंवर क्या है, वो ठाठे मारते दरिया की तुगयानी को देख रहा होता है, लेकिन उसका अपने हुनर पे यकीन होता है, वो चप्पू चला रहा होता है और वो छोटी सी कश्ती को पार लगा लेता है एतमाद की वजह से। आपको अपना काम नहीं आता, आप कभी इंस्पायर नहीं कर सकते। इंस्पायर करने के लिए टीचर एज रोल मॉडल, टीचर एज एक इंस्पिरेशन के सोर्स के, ये तीसरी सबसे अहम चीज़ जो है वो स्किल है। और मैं आपको एक नुस्खा दे रहा हूँ, ये बड़ा एक प्रैक्टिस है जो मैंने खुद भी करके देखी है। आज के दौर में खुद को बेहतर बनाना, इम्प्रूव करना, स्किल को इम्प्रूव करना बड़ा आसान हो गया। कैसे? आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन पूरी यूनिवर्सिटी है, ये मोबाइल फ़ोन आपका रिकॉर्डर है, ये मोबाइल फ़ोन से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस मोबाइल फ़ोन से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, इस मोबाइल फ़ोन से आप अपनी वीडियो को बाद में देख के अपनी गलतियाँ निकाल सकते हैं। मुझे बड़े दोस्त ऐसे हैं, जूनियर्स हैं, बच्चे जो कहते हैं शाह साहब आपकी सारी वो वीडियोस भी पड़ी हुई हैं जिसमें गलती हैं, जिसमें फंबल किया हुआ है, जिसमें प्रेजेंटेशन की गलती है, जिसमें ड्रेस आपने ठीक नहीं पहना, आप आज प्रीच करते हैं ऐसे लिबास पहन के टीचर को आना चाहिए, उस ज़माने में आपने नहीं पहना हुआ। मैं उन्हें कहता हूँ कि ये वो सारी गलतियाँ हैं जिनसे मैंने सीखा है तो मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, हर नया आने वाला जो इन मॉडर्न मीडियम्स के ज़रिए बात कर रहा है, ये उसके लिए मैंने छोड़ दिया है, गलतियाँ भी छोड़ी हैं, कल को अगर वो भी शुरू करे तो ज़हन में रखे कि कई गलतियाँ करके ही आपने इम्प्रूव करना होता है। तो आप अपने काम को ज़रा असेस कीजिए, अपने एग्जामिनर बनिए, अपना इम्तिहान लीजिए, अपनी आवाज़ को सुनिए, अपनी वीडियोस को निकालिए, अपनी चीज़ें कहीं पर रिकॉर्ड करके दोबारा उसको रिव्यू कीजिए कि यार आप गलती क्या कर रहे हैं, आपके आई कांटेक्ट की क्या गलती है, आपके फेस एक्सप्रेशन की क्या गलती है, आप ऑडियंस को कैसे फेस करते हैं। आप जब भी कहीं ना कहीं अपने काम को देखते हैं और बार बार देखते हैं तो आप इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। मेरा ये जुमला कहीं लिख लीजिएगा कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए सेल्फ असेसमेंट बड़ी ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ को असेस करते हैं, गलतियाँ निकालते हैं, बार बार देखते हैं, दोहराते हैं। मैंने ये तजुर्बा करके देखा है कि समटाइम को बच्चा इंटर्नशिप पे मेरे पास आता है, मेरे इदारे में आता है, तो हम उसे वो कहते हैं मुझे टिप्स दे दें प्रेजेंटेशन स्किल्स की। मैं कहता हूँ जी रोज़ कैमरे को फेस करो और रोज़ बोलो, रोज़ अपनी वीडियो निकालो, रोज़ गलतियाँ देखो। एक महीने के बाद वो पंजाब में कहते हैं पकड़ा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि डेली की जो गलतियाँ उसने की होती हैं, जो बंदा खुद अपनी गलती देखने लग पड़ता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करने लग पड़ता है। वो नहीं कहता जी मेरे क्लास में बच्चे सो जाते हैं, वो जी बच्चे उस तरह रही नहीं है, उस तरह टेंशन ही नहीं है, वो नहीं जी वो ज़हन बना के आए होते हैं हमने कॉलेज से पढ़ना ही को नहीं है, शाम में जाके पढ़ लेंगे। जब आप खुद इंप्रूव करे होते हैं तो आपको पता होता है कि मेरा काम है, मैंने दी बेस्ट करना है, ये प्रेफर करे कि मेरे से पढ़ के जाए, ये इसकी प्रायोरिटी में आ जाए कि यार जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज से काम हमें मिलता है, जिस शानदार अंदाज से हमारा उस्ताद हमें पढ़ाता है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। आप ओजे कमाल पे, आप इंस्पिरेशन की पीक पे आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी कह लीजिए स्किल के ज़रिए, रेलिवेंट स्किल के ज़रिए। अच्छा, उसके बाद चौथी चीज़ आ जाती है। चौथी चीज़ हमारी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंस्पिरेशन के लिए, वो याद रखिए आपकी सब्जेक्ट कमांड है, अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन है। मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने एक सब्जेक्ट को इतना पढ़ाया होता है कि आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती। गुड लक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस चीज़ को आपने पढ़ाना है उसको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें, जिस चीज़ को आपने पढ़ाना है उसको पहले देख लें, जिसको पढ़ाना है आप उसके कोई लेसन प्लानिंग कर लें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रिपेयर होके थ्रो करते हैं, आप क्लास को फेस करते हैं, आपकी सब्जेक्ट कमांड होती है, आप मुमकिना गुड लक होती है कि टीचर क्वेश्चंस को इनकरेज करे। जितना उस्ताद सवालों से सीखता है, क्योंकि कई सवालों के जवाब होते हैं मुझे नहीं पता, और फिर उसके बाद आप जाके सर्च करते हैं। कई सवालों के जवाब होते हैं, आप कहते हैं जी मैं अभी नहीं जानता, मैं आपको ढूंढ के बता सकता हूँ। या कई सवालों के जवाब आपको बच्चे दे रहे होते हैं कि सर ये भी हो सकता है। तो आप दरअसल अपनी क्लास से सीखते हैं और आपकी क्लास आपकी इम्प्रूवमेंट का बहुत बड़ा सोर्स बन जाती है। तो कह लीजिए कि आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड, आपकी प्रेपरेशन, आपकी लेसन प्लानिंग,
आपका प्रिपेयर होके आना, ये बच्चों को इंस्पिरेशन देता है। फिफ्थ थिंग सर, पांचवी चीज़ जो मैं उसे पंजाबी में कहता हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम में गवाच गई, गुम हो गई है, वो है शाबाशी। अगर हम अपने बच्चों को सही काम पे शाबाशी देनी शुरू करें, इनकरेज करें, चंद अच्छे जुमले बोलें, चंद अच्छी बातें कहें कि यार ये बड़ा शानदार है। अच्छा, इससे होता क्या, आप भी एक चीज़ लर्न करते हैं, किसी में कोई ख़ास टैलेंट हो सकता है, किसी में कोई ख़ास हुनर हो सकता है, किसी में कोई काबिलियत हो सकती है। मुझे 2 दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं विज़िटिंग पढ़ाता रहा यूनिवर्सिटी, और मैं हर क्लास के आगाज़ पे जाके पहले दिन में ही कहता था कि जी आप में से एक सिंगर बैठा हुआ है, खुद ही खड़ा हो जाए, एक नात पढ़ने वाला है वो खड़ा हो जाए, तिलावत करने वाला खड़ा हो जाए, एक एक्टर है वो खड़ा हो जाए, एक बड़ी अच्छी नोट्स बना लेता है वो नोट करता है वो खड़ा हो जाए। एक क्लास में आपको पूरी कायनात मिलती है। जब आप मुख्तलिफ तरह के टैलेंट्स को इनकरेज करते हैं अपने सब्जेक्ट के साथ साथ, आप कहते हैं भाई मैं मानता हूँ इसमें ये हुनर भी है, ये मुद्दब बड़ा, यानी मैं तो हमेशा, यानी हर बच्चे की हम कदर करते हैं, लेकिन मुद्दब बच्चे की मैंने बड़ी कदर की है, क्योंकि मेरा कम से कम 22 साल का तजुर्बा यह है कि एवरेज मुद्दब ज़्यादा तरक्की करता है, यानी 60-70% नंबर लेने वाला, लेकिन एटीट्यूड लाइफ में ठीक है, वो ज़िंदगी में ज़्यादा ग्रो करता है। बनिस्बत सिर्फ गोल्ड मेडल है और बोलता कोई नहीं है, और बड़ा सेल्फ सेंटर्ड है, इंट्रोवर्ट्स है, किसी के काम नहीं आता, सोशल स्किल्स नहीं है, लाइफ में टिपिकल से गोल हैं, कोई हट के क्रिएटिव सोच नहीं है, वो पीछे रह जाता है। तो मैं ये हमेशा देखा मैंने कि जब आप इनकरेज करते हैं, आप शाबाशी देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, ये याद रखिएगा अप्रिशिएट बड़ा बंदा कर सकता है, छोटा बंदा अप्रिशिएट ही नहीं कर सकता। आज वक्त के साथ साथ सीनियर्स जो हैं हमारे, वो अप्रिशिएट करना भूल गए, वो समझते हैं हम अप्रिशिएट करेंगे तो जो जूनियर है वो शायद वो हमसे बड़ा हो जाएगा। मेरा मानना ये है कि आप किसी को अगर बड़ा मानते हैं तो आप बड़े हो जाते हैं। आप किसी को एडमिट करते हैं, किसी की सलाहियत, किसी में कोई टैलेंट है, किसी में कोई हुनर है, तो आप कह लीजिए कि आपका ज़्यादा असर पड़ता है। तो अप्रिशिएट करना सीखिए, शाबाशी देना सीखिए, और ढूंढिए कि किसी बच्चे में क्या सलाहियत है, वो उसके सब्जेक्ट के अलावा उसमें कोई सलाहियत अगर है, क्योंकि बच्चे कहीं मुड़ के मुझे भी मिलते हैं, और हम भी अपने उस्तादों को जाके मिलते रहे कि सर फलाने वक्त में आपने भांप लिया था, आपने जान लिया था, आपको अंदाज़ा हो गया था, आप मेरे फर्स्ट जो मेरा डायग्नोज था, जो मेरे बारे में जानना था, या मुझे एक मिरर दिखाना है, आईना दिखाना है, या मुझे शाबाशी देना है, वो आपने किया था। आप ना करते तो आज मैं यहाँ पर ना होता। तो कह लीजिए कि ये कंधे पे थपकी देना, वेरी गुड कहना, शाबाशी, ये हर इंसान की ज़रूरत है। ये हो नहीं सकता, कोई कुछ भी कर रहा है, अगर वो उसे एक्नॉलेज ना किया जाए तो उसकी एनर्जी नीचे चलने लग पड़ती है। और सारी जो ह्यूमन रिसोर्स की साइंस है, लीडरशिप की साइंस है, वो एक्नॉलेजमेंट पे है, वो एप्रिसिएशन पे है। सारी टीम बिल्डिंग की साइंस, सारी सोशल जीनियस की किताबें, वो एक्नॉलेजमेंट, अप्रिशिएट करना, केयर करने को इनकरेज करते हैं। तो आप अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करना ज़रूर सीखें, शाबाशी देना ज़रूर सीखें, ये एक बहुत बड़ी उनके लिए इंस्पिरेशन बनती है। नेक्स्ट जो इंस्पिरेशन के लिए चीज़ आ जाती है, वो याद रखिए, आपका जो अपना अकीदा, ईमान और भरोसा है ना, वो दूसरों को मोटिवेट करता है। इसको आप ये कह लें, आपकी अपनी मोटिवेशन, आपकी अपनी इंस्पिरेशन दूसरों को मोटिवेट करती है। मैं ये जुमला क्लासों में आपके सामने मैंने कोट किया होगा कि जिसकी ज़िंदगी में खुद को बड़ा उस्ताद आया ना, वो इंस्पायर कर सकता है, क्योंकि उसने किसी को देखा होता है। हम जो कुरान पाक में पढ़ते हैं और रोज़ नमाज में पढ़ते हैं, अनअमता अलैहिम, अनअमता अलैहिम, अनअमता अलैहिम, अनअमता अलैहिम का मतलब ये है कि आपको अपने से बेहतर कोई दिखा है, जिस पे आपका पूरा भरोसा है कि इस पे अल्लाह का इनाम हुआ है, ये बख्शा जाएगा, ये हुनर में, काबिलियत में, अल्लाह के फजल की शक्ल में मेरे से बेहतर है। तो आप अपनी इंस्पिरेशन, अपनी मोटिवेशन, अली बिन उस्मान का जुमला कश्फुल माजूब में लिखा है, बर्तन में से निकलता हुआ, ये जो उसमें डाला गया, आप खुद मोटिवेटेड नहीं हैं, आप खुद कहीं सुस्त हैं, आप खुद कहीं कामचोर हैं, आप खुद कहीं, आपकी ज़िंदगी में कोई विजन्स नहीं है, गोल्स नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, आप दूसरे को इंस्पायर नहीं कर सकते। इंस्पायर करने के लिए खुद एक इंस्पिरेशन बनना पड़ता है। आपके जुमले, आपकी कही हुई बातें, आपके कहे हुए कॉल, कोटेशंस, यानी मैं फिर पीछे मुड़ के देखता हूँ, मेरी ज़िंदगी के जो बेहतरीन उस्ताद हैं, उन उस्तादों में से एक टीचर का कमाल ही होता था, वो जस्ट आके एक काम कमाल का करता था। कॉलेज लाइफ की बात, वो क्लास में आने के बाद बोर्ड पे एक कोटेशन लिखता था,
वो कहता था यार मैंने अपना सब्जेक्ट तो पढ़ाना है लेकिन ये मुझे जुमला अच्छा लग रहा था। आप भी अपनी कॉपियों में नोट कर लीजिए। आप को मैं बताऊं कि आज वो जुमले मेरे लाशऊर का हिस्सा हैं। उनमें से कहीं इतने ताकतवर जुमले हैं, इतने ताकतवर जुमले हैं, वो मतलब वो जुमले बज़ाहिर सादा सादा हैं लेकिन उसको मैंने एग्जीक्यूट होते, मैनिफेस्ट होते अपनी लाइफ में देखा है। मसलन वो कहता था मेहनत ज़ाया जा ही नहीं सकती। अच्छा हम कहते मेहनत ज़ाया नहीं जाती, वो कहता था जा ही नहीं सकती। एक दिन लिखा जी मेहनत कभी ज़ायगा नहीं होती। दूसरा जुमला था मोहब्बत कभी, यानी पैशन कभी रायगा नहीं होता। यानी कुदरत ने आज तक मेहनत और मोहब्बत को ज़ाया नहीं कभी किया। वो किसी न किसी शक्ल में आप उसको देख सकते हैं, यानी मुमकिन है फेलियर ही हो लेकिन किसी और शक्ल में आपको लर्निंग मिल गई होगी। तो मेहनत आपकी ज़ाया नहीं जाती। हम मेहनत को टेंजेबल्स की शक्ल में देखते हैं, वो कई शक्लों में इनाम हमें मिल रहे होते हैं। अच्छा अब आपके बोले हुए जुमले, आपकी दी हुई इंस्पिरेशन, आपके कहे हुए चंद कौल, आपकी कही हुई चंद बातें, वो आपकी पूरी की पूरी क्लास के पूरे इन्वायरमेंट को चेंज कर देती है। मेरी ज़िंदगी की फिर अगेन 2 क्लासेस। एक इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में मुझे याद है हमारे उर्दू के टीचर थे सैफुल्लाह खालिद साहब, अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, एजिड हैं और अलील भी हैं, फेस कर रहे हैं लाइफ की जो बुढ़ापे के चैलेंज होते हैं। वो हमारी उर्दू की वाहिद क्लास होती थी जिस क्लास में क्लास की तादाद तो शायद 50 होती थी लेकिन उस क्लास में 70-80 बच्चे बैठे होते थे। दूसरे सेक्शंस के बच्चे आके बैठ जाते थे। वजह क्या थी? उस क्लास ने उर्दू से मोहब्बत हमें दी। उस्ताद की, सैफुल्लाह खालिद साहब की उर्दू से जो मोहब्बत थी, वो जारहाना तनकीद और उनकी उर्दू के साथ जो उनकी मोहब्बत थी और गालिब को जिस तरह एक्सप्लेन करते थे और इकबाल की शायरी को जिस तरह नरेट करते थे, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। साइंस के स्टूडेंट अमूमन उर्दू की क्लास छोड़ दिया करते थे लेकिन वो वाहिद क्लास थी जिसमें मैंने देखा दूसरे सेक्शंस के बच्चे, और वो रोकते नहीं थे। वो कहते थे यार कोई मसला नहीं है, अटेंडेंस है, एक बच्चे की ड्यूटी लगाई आप लगाओगे, अटेंडेंस मेरी प्रायोरिटी नहीं है, ठीक। क्लास में हम बच्चे गिनते थे बैठे हुए तो पता लगता था क्लास की तादाद 40-50 है शायद, लेकिन डबल उससे ज़्यादा बच्चे दूसरे सेक्शंस के आके बैठे हुए हैं और वो नोट्स ले रहे हैं, वो सीख रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड इंस्पिरेशन। कि आपके अपने कॉलेज में, आपके अपने इदारे में ये हवा हो, यार ये बड़ा जानता है, ये बंदा गुरु है, ये बंदा मुर्शद है, ये बंदा, बार बार कहूँगा कि बाज़ औक़ात एक अचानक किसी वाक़े पे किसी शागिर्द का मिलना पूरी वसूली है, अदब से मिलना। बंदे को पूरी ज़िंदगी की मेहनत की वसूली वो एक शागिर्द का मिलना होता है जो मिल के आपको एडमिट करता है और आपकी सारी थकावट उतर जाती है, जो आपको कहता है कि सर आप ना होते तो आज मैं यहाँ पर ना होता, आप ना होते तो मैं इस मकाम पे आज ना पहुँचता, या मैं सर झोली उठा के आपके लिए दुआएं करता हूँ। तो आप अगर खुद मोटिवेटेड नहीं, आप में खुद अगर कह लीजिए एनर्जी नहीं है, आपके खुद अंदर कोई वैल्यूज़, इंस्पिरेशंस नहीं है, आप दूसरे को कभी भी इंस्पायर नहीं कर सकते। और ये आपकी इंस्पिरेशन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी में रोल मॉडल्स को ढूंढें। हमारी ज़िंदगी में कोई अच्छी मिसालें होती नहीं हैं। बदकिस्मती है पाकिस्तान में, हम मीडिया की नेगेटिविटी इतनी सुन लेते हैं, हमें लगता है कुछ अच्छा नहीं है। हमें सेक्रीफाइस की, हमें कुर्बानी की, हमें कुछ करके दिखाने की, हमें रोल मॉडल्स की, हमें मुर्शिदों की मिसालें कोई नहीं मिलती। और बदतरीन मिसालें देखने के बाद हमारा यकीन हो जाता है कि इस माशरे में कोई भी अच्छा नहीं है। जब अच्छाई पे यकीन ख़त्म हो जाए फिर अच्छाई करना बड़ा मुश्किल है। अच्छाई पे ये यकीन कि अच्छाई से अच्छाई पैदा होती है। एक हमारी बड़ी अच्छी सिविल सर्वेंट है, तो उनका आज एक सुबह टॉक थी एक छोटे से ग्रुप के साथ, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला बोला। उन्होंने कहा कि जी मैं मतलब चीचा वतनी से बिलोंग करती हूँ और मैंने BA प्राइवेट किया, मैंने MA प्राइवेट किया, मैंने चंद किताबें ली और घर बैठ के CSS की तैयारी की, और उसके बाद मैं चीचा वतनी से मैं अपीयर हुई और उसके बाद मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम्स लिया और मैं मेरिट पे PSP फॉल की और उसके बाद मैं मुख्तलिफ ज़िलों में लगते लगते DPO भक्कर लग गई। तो वो कहने लगी कि अगर मेरे साथ मेरिट हुआ है तो मुझ पे लाजिम है कि मैं मेरिट करूं। सर याद रखिएगा, अगर आपके साथ खैर हुई है, आपके साथ फजल हुआ है, आपके साथ करम हुआ है, आपके साथ कोई रहमत वाला मामला हुआ है, ये हो नहीं सकता फिर आपसे रहमत जारी ना हो जाए। यानी ऐसा बंदा जिसको खैर मिली और वो खैर फैला नहीं रहा, उसको खैर नहीं मिली, वो क्वेश्चन मार्क है। उसको सोचना चाहिए कि फिर उसको क्या ऐसा मिला कि वो फैला ही नहीं सका। ये हो नहीं सकता कि जलने वाला जलाए ना, रोशन रोशनी ना दे। ये हो नहीं सकता खुशबूदार महकाए ना। ये हो नहीं सकता कि जिसको खैर मिली है वो खैर फैलाए ना। सो आप इंस्पिरेशन से, अपनी इंस्पिरेशन से दूसरों को इंस्पिरेशन दे सकते हैं। एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर पे शिफ्ट हो जाऊँगा
कि आप अगर इंस्पायर करना है तो आपकी नीयत बड़ी खालिस होनी चाहिए। नीयत, द पावर ऑफ इंटेंशन इतनी ताकतवर चीज़ है। यानी मैं आप सबके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरी टीम इंटरेक्ट कर रही है, हमारे गेस्ट स्पीकर्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, हमारा PHEC से कोई लालच नहीं है। मतलब आप पहले दिन से आप जानते हैं, वाइस चांसलर साहब आए, चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद थे, ये मेरा शौक़ था कि मैं पूरे मुल्क को नहीं ठीक कर सकता, मैं सारे निज़ाम को ठीक नहीं कर सकता, मैं समझता हूँ दी आइडियल प्रोडक्ट जिस पे काम करना चाहिए हमारे यंग लेक्चरार्स हैं, यंग एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, यंग, ये वो राइट लोग हैं जो फोर्स है जिसको अगर आज हम थोड़ी सी इंस्पिरेशन देते हैं, ड्राई पाउडर, इनके 20-25 साल का करियर पड़ा, ये इनकलाब ला सकते हैं, ये अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बना सकते हैं। ये अपने पढ़ाने के ज़रिए अगर एक टीचर सोचे मैंने 1000 की ज़िंदगी बदली है, तो सर मेरी ऑडियंस में तो आज 40-50-60 लोग होंगे, कितने हज़ारों की तादाद पे असर पड़ता है। एक फ़र्द कईयों की नसीब को बदल के रख सकता है, एक फ़र्द कईयों की तकदीर को बदल के रख सकता है, माशरे को बदल के रख सकता है। दुनिया में कई हज़ार मिसालें हैं। तो हम क्यों ना अपनी नीयत पे काम करें। नीयत खालिस होनी चाहिए, नीयत में पूरा भरोसा होना चाहिए, नीयत में क्लैरिटी होनी चाहिए, नीयत में हमें पता होना चाहिए कि यार मेरा रब वाकिफ़ है मेरे से, मेरे रब को पता है, मैं किसी को बताऊँ ना दिखाऊँ, मेरे अल्लाह को मेरी अंदर की नीयत पता है, मेरे रब को पता है कि मेरे काम या मेरी चीज़ों के असरात कहाँ जाएंगे, मेरे रब को पता है कि जो मैंने उस पर भरोसा और तवक्कल किया है वो उसके असरात क्या होंगे। सो आप ये 7 चीज़ों में मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है, बताया। आप इनको ढूंढिए, तलाश कीजिए, अपनी इंस्पिरेशंस को ढूंढिए। अपनी ज़िंदगी में अगर मुमकिन हो तो 5-10 को ऑटोबायोग्राफीज़ को ज़रूर पढ़िए। अगर मुमकिन हो तो एक ज़िंदगी का नॉलेज, एक नॉलेज है सब्जेक्ट का नॉलेज, एक है लाइफ का नॉलेज, एक लाइफ की विजडम है आपका, वो ढूंढिए। आप ये ज़रूर याद रखिए फ़लाने से मैंने ये सीखा है, आपको याद होना चाहिए। एक्नॉलेज कीजिए, शुक्रगुजार बनिए। तो आपका ये जो रवैया है, याद रखिए रवैये की भी विरासत है। हम प्रॉपर्टी की विरासत को मानते हैं, रवैये की विरासत बड़ी ताकतवर विरासत है। और इस वाक़े के साथ ख़त्म कर रहा हूँ कि जहरा जो पहलवान था वो कहता था कि जी उस्ताद के जो बच्चे हैं वो उसके घर में नहीं पैदा होते, उस्ताद के असल बच्चे वो होते हैं जिनको वो सिखाता है। और वो कहता था दुनिया में बदकिस्मत उस्ताद वो है जो बेउलादा मर गया, और वो कहता था बेउलादा उस्ताद वो है जो दुनिया में आया, जो कुछ उसे आता था वो किसी को सिखा नहीं सका। आप काबिल हैं, कुछ लोगों को काबिल बना दें। आप हुनर वाले हैं, कुछ लोगों को हुनर दे दीजिए। आप में तहरीक है, कुछ को तहरीक दे दीजिए। आप में इल्म है, आपका इल्म किसी के काम आ जाए। आप में इंसानियत है, वो इंसानियत भी आगे चलनी चाहिए। आप में एथिक्स हैं तो वो एथिक्स का भी एक सरमाया है जो आगे जाना चाहिए। आप में किसी सब्जेक्ट की स्पेशलिटी है, आप कमिटमेंट कर लें कि जो आपका सब्जेक्ट है आपने अपने बच्चे के लिए आसान बनाना है। वो केमिस्ट्री है, वो इंग्लिश है, वो मैथ है, वो उर्दू है, वो हिस्ट्री है, कुछ है। अगर आपकी क्लास में बैठ के वो सब्जेक्ट आसान नहीं होता, आपकी PhD का, आपके MPhil का, आपके ग्रेड 17-18 का, आपके थीसिस का, आपकी इल्म का कोई फ़ायदा नहीं अगर उसकी ज़िंदगी में इब्ने मरियम हुआ करे, अगर उसकी ज़िंदगी में वो सब्जेक्ट की आसानी नहीं आई, तो फिर आप कह लीजिए कि फिर कोई आपके आने का हक अदा नहीं हुआ। वासिफ का जुमला कोट करके ख़त्म करूँगा, क्वेश्चन आंसर पे शिफ्ट कर दूँगा। वासिफ साहब कहा करते थे अगर आपके आने से, दुनिया में आपके आने से फ़र्क नहीं पड़ा, आप दुनिया से जाएंगे भी तो दुनिया को फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। अगर आपके आने से फ़र्क पड़ा, इस दुनिया में आप आए और इस दुनिया को फ़र्क पड़ा, तो फिर याद रखिएगा जब आप दुनिया से जाएंगे तो दुनिया कहेगी को आया था और उसने जीने का हक अदा किया था, और वो दुनिया से क्या। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी लेवल पे जो सक्सेस रेट है इंस्पिरेशन का वो बहुत कम है, तो ये ऐसी मेन क्या वजह है कि स्टूडेंट्स ज़्यादा इंस्पायर नहीं होते हैं टीचर से, बस आते हैं अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं बस चले जाते हैं, कभी ना क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें जो बेसिक जो रोल है, बेसिक कहाँ से शुरू होता है, बेस कहाँ से शुरू होती है, तो बेस का पता नहीं चल रहा। एक्चुअली हमें एक्सप्लोर करना है बेस से। बिल्कुल, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आज से 20 साल पहले हमारी यूनिवर्सिटी में एक हमारे हेड ऑफ भी रहे हैं, डॉक्टर महमूद साहब नाम था उनका, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, और वो प्लांट डिज़ाइन पढ़ाते थे। अच्छा, जो डॉक्टर साहब का क्वेश्चन था ना, मैं उसको ज़रा रिलेट करने लगा हूँ। होता ये था कि जो बच्चे होते हैं उनका पुराना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता। वो जो पुराना एक्सपीरियंस है जिसमें डिस्करेज किया गया क्वेश्चंस को, जिसमें अच्छा एटीट्यूड नहीं मिला, जिसमें किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया, जिसमें किसी ने मोटिवेट नहीं किया, जिसमें किसी ने अकोमोडेट नहीं किया, जिसमें कोई आसानी पैदा किसी ने नहीं की, वो पुराना एक्सपीरियंस लेकर हमारे पास आते हैं।
जब हमारे पास आते हैं तो पुरानी परसेप्शन की वजह से वो जितना मर्जी हम कर लें वो लगता है कि कुछ नहीं हो रहा। मेरी गुजारिश है उनकी परसेप्शन आपने चेंज करनी है। और वो जो हमारे डॉक्टर महमूद साहब थे, उनकी एक सेइंग बड़ी मशहूर थी। वो कहते थे कि क्योंकि फाइनल ईयर होता था, फाइनल ईयर में वो जुमला कहते थे कि मैंने प्लान डिज़ाइन पढ़ाना है, जो नहीं आ रहे, कई लोग क्लास आना छोड़ चुके होते, 4th ईयर तक आते क्लास में आने छोड़ देते थे। वो कहते थे जी हम प्रॉक्सी लगवा लेंगे, अटेंडेंस लगवा लेंगे, सीरियस नहीं लेते थे। वो कहते थे जी मैं चैलेंज करता हूँ कि जो क्लास में इंजीनियरिंग यहाँ से पढ़ा यूईटी से, एक बार मेरी क्लास में आ जाए, एक बार। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि जो गलती से भी उस क्लास में बैठ जाता था वो उस दिन डिसाइड कर लेता था कि मैंने कभी क्लास नहीं छोड़नी। अब ये हम पे है, हम कितने प्रिपेयर हैं, हम कितने मुख्तलिफ हैं, हम वो पुरानी परसेप्शन को कितना चेंज करना जानते हैं, हम अपने एटीट्यूड से, हम अपनी प्रेपरेशन से, हम अपने रवैये से, हम अपनी इंस्पिरेशन से। डॉक्टर साहब ये गुजारिश कर दूं, अगर इंस्पिरेशन सिर्फ बच्चों के लिए होती ना तो फिर सफ़ेद बालें और 70 साल की उम्र में सहाबियों की ज़िंदगी में कलमा ऐड ना होता। अरबी बद्दुओं को बदल के मेरे हजूर ने कलमा पढ़ाया और सहाबी बना दिया। ये इंस्पिरेशन कितनी बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ चीज़ें हमारी कॉग्निटिव्स जो हैं वो बचपन में बनते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन रवैया सारी ज़िंदगी मुतासिर करता है। आज भी आपको अगर कोई अच्छे अखलाक से मिलता है आप उससे मुतासिर होते हैं, आज भी आपको कोई दरगुजर करता है आप मुतासिर होते हैं, आज भी किसी का इल्म ज़्यादा है आप मुतासिर होते हैं, आज भी किसी का रवैया अच्छा आप उससे मुतासिर होते हैं। तो उनकी पुरानी परसेप्शन को रेज़ करना ये आपका काम है, ये आपका इखलास और आपकी नीयत है कि 1, 2, 3 क्लासों में, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दूं, मुझे आज भी याद है कि मैंने अगर यूनिवर्सिटी पढ़ाया है तो यूनिवर्सिटी पढ़ाने में मेरी पहली 2 क्लासों में बच्चे मुझे पूछते भी नहीं थे, यही होता था। तीसरी क्लास में जहाँ मेरी गाड़ी पार्क होती थी वहाँ से मुझे रिसीव करना शुरू करते थे और वहीं तक छोड़ के आते थे। वो कहते थे जी हमें शर्म आती है, आपकी डिवोशन, आपकी मेहनत, आपका पढ़ाना वो इतना कमिटमेंट है और आप इतना सेल्फलेस होकर पढ़ाते हैं कि हमें शर्म आती है, हम तैयार ना हो, हम आपकी रिस्पेक्ट ना करें। तो आपका अमल, आपका आज तैयार होके आना, आपकी नीयत, आपका इखलास, वो उनकी परसेप्शन को चेंज कर देता, वो मोटिवेटेड होने लग पड़ते हैं। सर आपने टीचर्स की क्वालिटीज़ बयान की हैं, तो काइंडली अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि इसको टीचर को 2 या 3 वर्ड्स में एक टाइटल देना चाहें तो क्या देंगे आप, जिससे हर चीज़ कवर हो जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर गुजारिश ये है कि टीचर देखें, टीचर आज में वो जो पुराने अतालीक का वर्ड था, मेंटोर का वर्ड था, मुर्शद का वर्ड था, मुरब्बी का वर्ड था, वो आज की मॉडर्न दुनिया में वो नए कुछ वर्ड्स भी मुतारिफ हो गए। वो कोच का वर्ड है, वो ट्रेनर का वर्ड है, स्पीकर का वर्ड है, वो इंस्पिरेशनल स्पीकर का वर्ड है, वो कह लीजिए एक तहरीक का नाम भी, इंस्पिरेशन का नाम भी है। सर आप शायद आपकी क्लास में मैंने एक्टिविटी कराई कि नहीं कराई, जो आपका नाम है ना उसके नीचे लिखा हुआ टीचर या प्रोफेसर, इसके मानी आप खुद लिखें। पहले आप तय करें कि आपका नाम कहीं पर लिया जाता है तो क्या परसेप्शन आती है, वो क्या लोगों के जहनों में आता है कि यार को पढ़ाने वाले का तासुर बनता है, वो क्या परसेप्शन अब बनती है उनके जहनों में कि कोई तहरीक पैदा करने वाले का तासुर बनता है, क्या उनके जहनों में कोई इंप्रेशन बनता है कि ऐसा बंदा है जो अकोमोडेट करता है, रिस्पेक्ट करता है, काम आता है और फादर फिगर है। ये बड़ा अहम है। उस्ताद अगर फादर फिगर नहीं है, उसका ये एज का नहीं ताल्लुक होता। हमारी इसी क्लास में मेरी एक पुरानी मेरा स्टूडेंट भी शामिल है, वो मेरा 9th क्लास में मेरे से पढ़ी है। मैं समझता हूँ कि उस्ताद अगर उसके शागिर्द के जहन में ये तासुर नहीं है कि ये मेरे बाप की तरह है, ये मेरे मुर्शिद की तरह है, ये मेरे मेंटोर की तरह है, ये आपने खुद तय नहीं किया, जिसको साइकोलॉजी कहती है सेल्फ अप्रूवल। सेल्फ अप्रूवल के बाद पीपल अप्रूवल शुरू होता है। हम सेल्फ अप्रूवल को अचीव नहीं करते, हमें खुद डाउट होता है, हमें अपने हुनर पे, अपनी काबिलियत पे, अपने काम पे, अपने टैलेंट पे डाउट होता है। तो फिर हम कैश किस चीज़ को करते हैं। बड़ी दुनिया आपको कहती मिलेगी ओ जी हम टीचर हैं लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है। सर हम टीचर नहीं हैं। फिर ये नहीं हो सकता कि आप चमकें और किसी की आंखें चुंधियाएं ना। ये हो नहीं सकता कि आपका बहाव, फ्लो और चीज़ें उड़ के ना चल जाए। ये मुमकिन नहीं है कि एक डिवोशन के साथ पढ़ाने वाला है और उसकी कमाई तनख्वाह के अलावा उसकी रिस्पेक्ट ना हो, बल्कि सबसे बड़ी कमाई उसकी रिस्पेक्ट होती है, वो रेप्यूट होती है, वो इंप्रेशन होता है जो लोगों के जहनों में नक्श हो जाता है कि यार उस्ताद इसको कहते हैं, प्रोफेसर इसको कहते हैं, टीचर इसको कहते हैं। ये आपने वो इंप्रेशन बनाना है। यानी आप जो जहनों में, मेरे जहन में फिजिक्स का टीचर नवीद मजीद आता है, मेरे जहन में केमिस्ट्री का मेरा उस्ताद काशिफ रशीद आता है। काशिफ रशीद साहब उम्र में 6 साल बड़े मेरे से, और आप सबसे मैं गुजारिश करूंगा अगर आज भी काशिफ रशीद साहब मेरे सामने आ जाए, मैं उनके दोनों हाथ पकड़ के चूमता हूँ। उसकी वजह ये है, उस बंदे ने मेरे लिए केमिस्ट्री आसान कर दी थी।
उस बंदे ने मेरे लिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे लिए इतनी आसान कर दी थी, मेरे नंबर भी आए। सेकंड, उस बंदे ने हमें एटीट्यूड दिया, वो कंप्रोमाइज़ ही नहीं करते थे। वो कहते थे यार एक स्टूडेंट का बटन खुला हो ही नहीं सकता, स्टूडेंट को जीन्स पहननी नहीं चाहिए, स्टूडेंट का वो छोटे छोटे मैनर्स जो हमने क्लासरूम में सीखे, मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा, उसका मुझे बड़ा फ़ायदा। और आज वो अरामको में एक बड़ी अहम सीट पे हैं, एक बड़े ग्रुप में सर्व कर रहे हैं। आज भी मुझे अगर मेरी मुलाकात होती दुबई में या पाकिस्तान में, मैं उनको मिलता हूँ, मैं हाथ चूमता हूँ, मैं कहता हूँ सर आपसे मैंने अदब सीखा, आपसे मैंने एहतराम सीखा, आपसे केमिस्ट्री सीखी है। तो ये आप खुद डिफाइन कीजिए कि वो क्या इंप्रेशन, क्या तासुर है जो टीचर का होना चाहिए, ये आपने बनाना है। गुजारिश है, अगर पुलिस का इंप्रेशन अच्छा नहीं है तो पुलिस वालों का कसूर है, अगर टीचर का इंप्रेशन अच्छा नहीं है तो इसमें कुछ टीचर्स का कसूर है, सबका नहीं है लेकिन कुछ टीचर्स का कसूर है जिससे ये इंप्रेशन ख़राब हुआ है। तो ये इंप्रेशन हमने खुद डिफाइन करके उसको अपने दिल से मान के पीपल अप्रूवल की तरफ बाद में जाना है, पहले सेल्फ अप्रूवल की तरफ आना है। जी क्वेश्चन कोई है तो कर लीजिए। क्वेश्चन ये है कि हमारे स्टूडेंट्स की इंस्पायरेशन जो है वो भी तब्दील हो गई हैं जी, वो भी हमसे कुछ और रिक्वायर कर रहे होते हैं। जैसे आपने कहा तालीक जो है हमारे मुरब्बी के तौर पे या मुर्शिद के तौर पे हमें परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन हमारे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट भी अब वो नहीं रही जो पहले जो बच्चों की रिक्वायरमेंट होती थी। अब बच्चे भी कहते हैं कि हमें हलवा बना के दे दिया जाए और हम उस हलवे को खा लें। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा देखें, गुजारिश ये है कि टीचर का जो रोल है ना वो है ड्राइव करने वाला रोल। अब ये टीचर के पास मुकम्मल इख्तियार है कि वो हलवा बनाए। अच्छा मैं तो चाहता हूँ, मैंने तो पहले कहा कि आसान करें। आसान करने का ये मतलब नहीं है कि सारा कुछ बना बनाया उन्हें मटीरियल दे दें। आसान करने का मतलब है उनमें शौक़ पैदा करें। आसान करने का मतलब है समझाएं इतना अच्छा कि वो कहें कि जी घर जाके हम एक बार रिवाइज़ करते हैं, हमें याद हो जाता है। आसान करने का मतलब ये भी है कि आप उनके लिए वो सब्जेक्ट उनको ऐसा कर दें कि वो कहें जी हमारे लिए हम इमेजिन करने लग पड़ते हैं, हमें लगता है हम आंखों से देख रहे हैं जो कुछ पढ़ाया जा रहा है। लेकिन आसान करने का कतई मतलब ये नहीं है कि आप रेडीमेड सारा मटेरियल दे दें। पाकिस्तान में क्रिएटिविटी का सत्यानाश, अगर तालीम के निज़ाम में क्रिएटिविटी नहीं है तो इसकी सबसे बड़ी वजह खुलासे है, इसकी सबसे बड़ी वजह दरसी टेक्स्ट पेपर है, इसके सबसे बड़ी वजह नोट्स और मटेरियल्स हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह स्लाइडें हैं। हुआ क्या, इस सारे तूफान बदतमीज़ी से वो जो लाइब्रेरी की तरफ जाना था, वो जो सर्च करना था, वो जो ढूंढना था, वो जो तलाश करना था, वो ख़त्म होने लग पड़ा। अब बदकिस्मती देखिए, पिछले 30 साल में आपको इन्वेंशन भी कोई नहीं मिलती, आपको नया लिटरेचर कोई नहीं मिलता, नई पोइट्री कोई नहीं मिलती, नया ड्रामा नहीं मिलता, नई आपको कोई ऐसी कुछ चीज़ नहीं मिलती जिसको आप मिसाल बना के कोट कर सकें कि ये हमारे सिस्टम में से निकल के आई है। वजह क्या है, हमने पूरे निज़ाम को और एजुकेशन को और बच्चों को मापने का सिर्फ एक टूल बना लिया, वो जीपीए और नंबर है। हमने देखा ही नहीं है कि ये नंबर यानी रट्टा लगाने की सलाहियत, जिसे वो हार्वर्ड गार्डनर कहते हैं, ये एक स्किल है, ये एक हुनर है। बच्चों के पास मल्टीपल स्किल्स होती हैं, मल्टीपल टैलेंट होते हैं, हम उनको देखते कोई नहीं है। सो मेरा मानना ये है, आसान बनाने का मतलब नोट्स देना नहीं होना चाहिए। आसान बनाने का मतलब है कि आप उन्हें इतना शौक़ दें, इतनी मोहब्बत दें और इतना इनकरेज करें कि वो असाइनमेंट सर्च करके आएँ, वो कॉपी पेस्ट ना करें। वो उनका दिल करे कि गूगल पे जाके सर्च करना है, उनका दिल करे कि हमने जाके यूट्यूब पे भी सर्च करना है, उनका दिल करे कि 2 किताबें भी इसके लिए पढ़नी है। और ये तब होता है जब आप उनको फॉलो करते हैं, आप वक्त देते हैं, आप साथ जोड़ते हैं। तो आसान करना, शौक़ पैदा करना है। आप मिसाल ले लीजिए, अब वैरायटी के आपके सब्जेक्ट्स हैं, किसी का मैथ है, किसी का फिजिक्स है, किसी की केमिस्ट्री है। आपके लिए अपना सब्जेक्ट आसान है। क्यों आसान है? इसलिए आसान है आपकी इंटरेस्ट है। अगर आपने एमएससी भी की हो, पीएचडी भी की हो, लेकिन अब इंटरेस्ट ना हो, हालात ट्रेंड की वजह से आपने कोई डिग्री कर ली हो, इंटरेस्ट ना आपकी हो, वो सब्जेक्ट मुश्किल होता है आपके लिए। इंटरेस्ट हो तो वो मुश्किल या खुश्क सब्जेक्ट भी, शायद मैथ, फिजिक्स या केमिस्ट्री का, वो किसी के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि उसकी इंटरेस्ट है। तो आप अगर अपने बच्चे में वो इंटरेस्ट पैदा कर दें तो इंटरेस्ट पैदा करने से वो सब्जेक्ट उसके लिए आसान हो जाता है। मिसाल ले लीजिए, हम अगर अपने उस सब्जेक्ट का स्कोप ही बता दें। हमारा मसला है कि अक्सर प्रोफेसर को, टीचर को भी स्कोप नहीं पता होता, या उसको इतना लिमिटेड स्कोप पता होता है। आप कह लीजिए लाशौरी तौर पे, ये हमारे जो सीनियर्स हैं, कई बड़े पढ़े लिखे लोग ये मानते हैं कि हमारा टीचर भी दरअसल बच्चों को टीचर ही बनाने की तैयारी कर रहा होता है। वो ये नहीं देखता कि इस फील्ड में अगर ये रिसर्च में काम करें, फील्ड में, इंडस्ट्री में काम करें, तो इस फील्ड का क्या क्या स्कोप है, या इसको कहाँ कहाँ प्लेस करवाया जा सकता है।
जब हम महदूद चीज़ों के लिए तैयार करते हैं तो उनकी सोच भी महदूद होती है, लेकिन अगर आप उन्हें स्कोप बताएं तो फिर उनमें शौक भी बढ़ता है, उनको पता लगता है कि ये पढ़ के लोग कहाँ कहाँ गए हैं, क्या क्या कर सकते हैं। और ये मेरा ख्याल है इब्तदाई क्लासेस में ही कर देना चाहिए, अपने सब्जेक्ट के शुरू में ही आपको बताना चाहिए कि जो आप पढ़ रहे हैं ये आपकी ज़िंदगी में और आपके प्रोफेशन में कहाँ कहाँ काम आ सकता है। अभी एक डिस्कशन हो रही थी कि स्टूडेंट कहते हैं कि हमें हलवा बना के दे दिया जाए और हमें हर चीज़ प्रिपेयर्ड, हमें लेक्चर मिल जाए और हम उसको सिर्फ रट्टा लगा के आ जाएं। लेकिन इसमें आप देखें कि स्टूडेंट फॉर द टाइम बीइंग उसको पढ़ लेगा, एग्ज़ाम अच्छे दे देगा, आप जीपीए अच्छा ले लेगा, लेकिन कभी ना कभी कहीं ना कहीं उसको ये बात याद रहेगी और वो खुद फील करेगा कि फ़लाँ टीचर ने हमें ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक हमें बहुत अच्छा पढ़ाया था, हमने इसको सीख लिया था, या फ़लाँ टीचर ने ये सब्जेक्ट हमें अच्छा नहीं पढ़ाया था, काश कि वो टीचर हमें उस टाइम इसको अच्छा पढ़ा देते। सही। तो इस वक्त सबसे बड़ा फुकदान जो टीचर्स में है, मतलब अक्सर टीचर्स में, सब में नहीं, कि हम सिखाते नहीं हैं, हम पढ़ाते हैं सिर्फ। बिल्कुल ठीक। तो हमने करना क्या है, हमने सिखाना है। सिर्फ किताबें लफ्ज़ पढ़ा देने से बात नहीं बनेगी। सही बात है। हम आजकल के दौर में सिर्फ लफ्ज़ पढ़ा रहे हैं, नोट्स पढ़ा रहे हैं, हम सिखा नहीं रहे हैं। मेरी फील्ड थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो मैं बच्चों को कहती हूँ कि बेटा आपने रट्टा नहीं लगाना, इसको सीखना है। हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें कहती हूँ कि ये 4 लफ्ज़ों के कॉन्सेप्ट हैं, बाकी इसको रट्टा लगा लो, ठीक है। तो वो जो सिखाने वाली बात होती है ना, वो आजकल के टीचर्स में बहुत कम पाई जा रही है। ऐसा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि स्टार्ट में डॉक्टर सलीम साहब ने कहा था कि बच्चों की जो बेस है वहीं से बच्चे जो हैं वो रिस्पेक्ट करना नहीं सीखते, या मतलब उनमें एथिक्स नहीं आते। कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी लेवल में आके भी हम अभी उनके सीखने की एज ख़त्म नहीं हुई, सीखने की एज तो किसी की ख़त्म नहीं होती, सारी ज़िंदगी चलती। तो इस लेवल पे आके भी हम बच्चों की तरबियत भी कर सकते हैं, उनको एक नई राह, नई रोशनी की तरफ भी हम लेके जा सकते हैं। हम ये नहीं सोच सकते और ये नहीं सोचना चाहिए कि बस इनकी तो बेस बन गई, ये अब कुछ नहीं कर सकते, या हम इनका कुछ नहीं कर सकते। वाह, ठीक है, आपकी बात को मैं बिल्कुल सेकंड करूंगा, बिल्कुल सही कह रही हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। शाह साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरी तरफ से। जी भाई। आपकी इसमें काइंड गाइडेंस भी चाहिए। मैं जीसीटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैथमेटिक्स का, डॉक्टर जावेद नाम है जी। डॉक्टर साहब, मैथमेटिक्स मेरा सब्जेक्ट है जी। डॉक्टर साहब, तो जैसी बातें मोहतरम हमारे कोलीग्स यहाँ पे बात कर रहे हैं कि बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को, टीचर्स को ये रियलाइज़ कर रहे हैं और करवाने की, मतलब हम एक छोटी सी कोशिश भी कर रहे हैं कि हम अपना काम भी एक तरह से करें, वहाँ पे आई रिक्वेस्ट कि आप हमारी तरफ से वो हाई अप्स को भी कम्युनिकेट कर दें कि जब तक आपका सिस्टम ही रट्टालाइजेशन के एवेल्युएशन का है, तब तक क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी। मतलब आप बच्चे को, मसल मेरी फील्ड है, जो मैं बच्चे को कहता हूँ आओ मैं आपके घर का जो प्लान है, एक्सपेंडिचर प्लान है, मैं मैथमेटिक्स की मदद से करा के देता हूँ। ठीक है। मैं कहता हूँ आपने घर कंस्ट्रक्शन करनी है, मैं आपको ऑप्टिमल कॉस्ट करा के देता हूँ, आओ मैं सिखाता हूँ आपको। अब बच्चा मुझे कहता है कि सर मुझे वो चीज़ बताएं, मेरे नंबर कहाँ से आएंगे। वो कहता है जी मुझसे एग्जाम में पूछा जाना, वो कहता है मुझे 1100 में से 1050 नंबर लेने। तो सर ये पॉलिसी मेकर है, हम टीचर को गिल्टी तब कहेंगे कि जब आपको टीचर को आपने असाइनमेंट दी और टीचर ने असाइनमेंट नहीं की। आप कहते हैं आपका रिजल्ट नीचे आता है बिलो बोर्ड, बिलो यूनिवर्सिटी, तो जनाब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन रिजल्ट अच्छा आता है, उससे ऊपर चला जाता है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। सो दीज आर नॉर्म्स कि आप टीचर को वो ग्रेड पर्सन है कि आप उसको जो काम देते हैं वो आपके कहने पे कर रहा है। तो सर मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ठीक है, ये बहुत अच्छी वर्कशॉप है, हमें आपस में खुल के, ये कम से कम मैं तो इस बात पे खुश हूँ कि आज आपके एक लेक्चर में बड़ी कमाल की बात मुझे मिली, और जो मैं समझता हूँ कि वो मेरे दिल की आवाज़ थी कि टीचर को औलादी असाब का बंदा होना चाहिए, उसे जज्बाती नहीं होना चाहिए, उसे वो रखना चाहिए, स्टूडेंट को मजबूत समझना चाहिए। तो सर एक तो रिक्वेस्ट ये है कि नंबर 1 ये हमारी तरफ से उन्हें रिक्वेस्ट कर दें कि आप प्लीज सिस्टम ऐसा लाएं
आपके टीचर आपके कहने पे चल रहे हैं, आप जो कहते हैं। मैं यूनिवर्सिटीज को भी जानता हूँ सर, मैंने पीएचडी की है तो मैं वहां पे भी जानता हूँ टीचर्स बेचारों की दौड़ें लगी होती हैं कि जो आज लेटर आया कल तक वो एग्जीक्यूट हुआ होता है। सही। टीचर्स तो सुन रहे होते हैं जो आप कह रहे हैं। तो मैं टीचर्स, इसी तरह की एक बात मेरे कुलीग ने कही कि जी मेरे बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ाना नहीं चाहते। मैंने कहा सर फिर आप ही नहीं पढ़ाना चाहते होंगे, आए मेरे साथ चलें। मैंने कहा इस वक्त क्लासों में चलते हैं, अब देखते हैं कि कितनी क्लासें फ्री हैं। तो सर वुड यू बिलीव मी कि कोई क्लास फ्री नहीं थी, कोई बंदा बाहर लेके बैठा हुआ है क्लास को, जहाँ पे नहीं थी, धूप में बैठे हुए, टीचर सारे पढ़ा रहे थे मेरे कॉलेज में सर। तो मैं आई एम प्राउड टू बी अ टीचर, और मैं समझता हूँ कि टीचर्स अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद, सर एक शेर है माजरत के साथ, उर्दू वालों से माजरत के साथ, कि ये सिलसिला आहो फुगा अच्छा है, बड़े चालाक हैं ये हवेली वाले, कहते हैं मिट्टी का मका अच्छा है। तो सर रिक्वेस्ट ये है कि टीचर को सिर्फ मिट्टी के मकाम पे ना सेटिस्फाई करें, उसकी सारी चीजों का ख्याल रखें। अगर उसकी फुल परफॉर्मेंस लेनी है तो सर बस यही है। तो मेरी तरफ से तो मैं समझता हूँ कि मैं एडवोकेट करूंगा टीचर्स कम्युनिटी को। टीचर नहीं है कि मैं कुछ पौधों से पढ़ा हुआ हूँ, उन्होंने कहा था कि भाई आपने पैसे कमाने हैं तो फिर टीचिंग छोड़ दें, आप फिर पैसे कमाने हैं तो और बड़े काम है करने के लिए आप टीचिंग छोड़ दें। तो आई रिक्वेस्ट कि हमारी तरफ से ये ऊपर भी बात पहुंचाइएगा कि सिस्टम ऐसा ले आए, भाई टीचर वो कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। हमें कहा गया कि जी ये आपकी ट्रेनिंग है, आपने ज्वाइन करनी और बड़ी हाई क्लास ट्रेनिंग है। सो विद दीज इंटेंशंस हमने ये ज्वाइन की। हमारे ऊपर कोई नहीं था कि आप लाजमन करें, हमने वॉलंटरली ये ज्वाइन की, तो हमने सीखा भी इसमें। तो मैं बड़ा इसको मौका गनीमत समझते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये फॉरवर्ड कीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन चेयरमैन एचईसी के पास डायरेक्ट चला जाएगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, दिस इज डॉक्टर तहसीन हियर, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। डॉक्टर साहब सर योर सेशन वाज क्वाइट इंफॉर्मेटिव, बहुत अच्छा रहा, बड़ी अच्छी डिस्कशन की। अभी डॉक्टर अमरीन ने और जैसे डॉक्टर जावेद साहब थे जो भी आपसे बात कर रहे थे, बड़ा ही ज़बरदस्त इन्होंने बात की और मैं इनकी बात को इंडोर्स करूँगा। सर ये हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है इसके ऊपर सवालिया निशान है। टीचिंग मेथडोलॉजी जो जिस लेवल पे हम लोग हैं या जहाँ पे हम लोगों ने जो सब्जेक्ट को सीखा है उस पर अगर बात करें तो देयर आर टू मेथडोलॉजीज टू टीच। एक है कंसेप्चुअल बेस्ड और दूसरी है जो कन्वेंशनल हमारी सोसाइटी के अंदर है। अब मसला हमारे सामने एक बड़ा डिफरेंस है। अगर हम अपने स्टूडेंट्स को जो अपने मैट्रिक और कॉलेज लेवल पे इंटरमीडिएट लेवल से हो के आते हैं, जब हम उनको बताते हैं अपनी पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स के अंदर, अगर कंसेप्चुअल लेवल पे जाएं तो बच्चे माइंड कर जाते हैं। वो कहते हैं जी टीचर हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, वो कहते हैं जी सर हमारा इतना एंटीना ही नहीं है जितनी हाई फ्रीक्वेंसी पे आप बात कर रहे हैं। ठीक है। और ऑन दी अदर साइड अगर आप रूट्स बीकन और इस एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे बच्चे कंसेप्चुअल स्टडीज के ऊपर वो हिले हुए हैं, वो कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और अगर आप उनको रट्टे वाली साइड में है तो वो इस चीज़ को फील करते हैं। इवन वहाँ पे तो ये है कि फार्मूलाज भी बच्चों को इजाजत है एग्जाम में लेके जाने की, जबकि हमारे बच्चों के पास तो ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती। तो दूसरी बात, आजकल कोविड-19 की वजह से जो हमारे एग्जाम सिस्टम्स हैं वो सारे ऑनलाइन आ गए और सारा ही ऑब्जेक्टिव बेस्ड आ गया। अब जब मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स की बात करें तो वो ऑब्जेक्टिव जो या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनमें वो बच्चों को काफ़ी हर्डल्स आ रही हैं। वो मतलब चूँकि कन्वेंशनल मेथडोलॉजी जो थी अब एग्जाम की उससे तो वो साइड पे हो गए। सही। सवाल मेरा ये है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर टीचर का क्या किरदार है या टीचर इस लेवल पे आके क्या करे। और एक और अहम बात कि अगर हम कंसेप्चुअल जो आप बात करें जी कंसेप्ट दें उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करें, तो जब कंसेप्ट देने की बात आती है तो हमारे जो टीचर्स हैं उनकी इवैल्यूएशन पे बड़ा सवाल आ जाता है। बच्चे नेगेटिव फीडबैक दे देते हैं। जो यूनिवर्सिटीज़ हमसे पूछती हैं कि जनाब ये आपका ये क्यों नेगेटिव फीडबैक है ये बच्चों की तरफ से। जी सर, इस पे ज़रा कोई कमेंट करें। जी थैंक यू। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आप का जो एनालिसिस है वो तो 100% ठीक है। इससे पहले जो डॉक्टर साहब का क्वेश्चन था, मैं गुजारिश कर दूं कि ये सारा जो सेशन है क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है और आपका क्वेश्चन भी रिकॉर्ड होके ये इसकी सारी वीडियोस जो हैं वो चेयरमैन एचईसी तक पीएचईसी तक लाजमी वो चली जाएंगी और आपका क्वेश्चन ये रजिस्टर्ड हो गया पीएचईसी में। अच्छा, अब जहाँ तक रह गया डॉक्टर साहब आपका जो क्वेश्चन है, इसमें मैं गुजारिश करूँ, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारा सारा सिस्टम नंबरों पे चल रहा है, रट्टे पे चल रहा है। ये रट्टे को असेस किया जाता है और प्रेजेंटेशन स्किल्स चेक हो जाती हैं एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, लेकिन कॉन्सेप्ट्स का कहीं भी इस्तेमाल नहीं है। मैं ये कहूँगा कि वो पता नहीं वक्त आएगा, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद एक वक्त आएगा जब ये सिस्टम बेहतर हो चुका होगा। लेकिन अगर हम सिर्फ इंतज़ार करते रहें कि जब सिस्टम बेहतर होगा तब सब चीज़ें ठीक होंगी तो वो बड़ी देर हो जाएगी। हमारे पास
पूरा पूरा इख्तियार होता है अपनी क्लास का कि हम नंबरों की बात करें, हम ये कहें कि भाई ये नंबर लेने हैं, ये तरीका है और ये नोट्स हैं, ये मटेरियल है। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली भी समझ लो तो आपकी 100 फ़र्द नहीं तैयार होते, लेकिन आधे बच्चे ऐसे ज़रूर होते हैं जिनके अंदर उस सब्जेक्ट की मोहब्बत पैदा हो जाती है, जो उस सब्जेक्ट के इंटरेस्ट लेने लग पड़ते हैं, जो कहीं ना कहीं आपका दर्द दिल समझ जाते हैं कि नंबर दिलाने के साथ साथ अगर ये बंदा कॉन्सेप्ट पे भी मेहनत कर रहा है, बेस पे भी मेहनत कर रहा है और इस सब्जेक्ट का शौक पैदा कर रहा है, वो एक्नॉलेज होने लग पड़ता है। तो ये बड़ी एक्सेप्शन है। जहाँ तक आप कह रहे हैं ना कंप्लेन वाली बात, डॉक्टर साहब मेरा नहीं ख्याल कि जब तक टीचर हर्ट ना करे, डैमेज ना करे, बदल ना कर दे, तब तक मेरा नहीं ख्याल कंप्लेन होती है। कोई भी बच्चा, वो आप किसी भी वक्त में अगर दिल से पढ़ा रहे हैं, मेहनत से पढ़ा रहे हैं, वो बिल्कुल कोई कह लीजिए गुफ ना हो, वो एक्नॉलेज करने लग पड़ता है। वो कहता है जी मुझे जितनी समझ आई मैं उतने को तो मानता हूँ कम अज़ कम। तो वो जो कह लीजिए कि सिस्टम है, सिस्टम के बदलने का इंतज़ार हायर कमांड कब सुनेंगे, PHEC कब सुनेगी, HED कब सुनेगी, असम्बली कब सुनेगी, एग्जामिनेशन सिस्टम कब इम्प्रूव होगा, ये सिस्टम फैसिलिटेट नहीं कर रहा, ये भी एडमिट करते हैं फैसिलिटेट उस तरह नहीं कर रहा। लेकिन हमें ये मानना होगा कि इस वक्त में जो चीज़ें इख्तियार में हैं वो तो हम करनी शुरू कर दें। यानी जब सिस्टम इम्प्रूव होगा, उस पर आप भी कह रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूँ। अगर मेरे आप लेक्चर सारे सुने तो मैं कह रहा हूँ कि नंबरों का हमारा एग्जामिनेशन मेथड गलत है। हम सिर्फ बच्चों को रट्टू तोते बना रहे हैं, हम एक नई कौम, क्रिएटिव कौम तैयार नहीं कर रहे, हम इनोवेटिव नहीं है, हमारा मेथड ही गलत है, असेसमेंट का मेथड गलत है, एग्जामिनेशन का मेथड गलत है, जो हम पढ़ा रहे हैं वो मेथड गलत है। उस पर तो बात हम सब कर रहे हैं। ये सिस्टम जब इम्प्रूव होगा तब देखी जाएगी। हम कह रहे हैं सारे इख्तियार में ये है कि आप कम अज़ कम उनके अंदर वो जोत जगा दें, उस सब्जेक्ट की मोहब्बत जगा दें और आप अपना रोल प्ले कर दें। कम अज़ कम चूंज में जितनी बूंदें आती हैं, मैं अगर अपना रोल प्ले कर रहा हूँ तो मैं अपना रोल प्ले कर रहा हूँ। मैं पूरी PHEC को ठीक नहीं कर सकता, मैं डॉक्टर साहब के पास बैठा तो हम सारे के सारे पूरे पंजाब की यूनिवर्सिटियों कॉलेजों को नहीं देख सकते। हमने पिक कर दिया कि थोड़ा सा काम हम कर सकते हैं, कुछ इंस्पिरेशन हम दे सकते हैं। अल्लाह को हमारी कैपेसिटी का पता है। हमें ये डाउट नहीं होना चाहिए कि रब को नहीं पता। अल्लाह को पता है कि कासिम अली शाह की कैपेसिटी क्या है, कासिम अली शाह फाउंडेशन की कैपेसिटी क्या है, डॉक्टर तहसीन की कैपेसिटी क्या है, डॉक्टर जवेद की कैपेसिटी क्या है, सारी अल्लाह को पता है। हम अपनी कैपेसिटी में दी बेस्ट करके अल्लाह पे छोड़ दें, ये कम अज़ कम हमारे इख्तियार में। और ये कोई डाउट नहीं है, हम एक कम्युनिटी के लोग बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल कोई ये ना समझिएगा ब्लेम कर रहा हूँ कि आपके दर्द दिल को मैं जानता हूँ। बंदे की क्वेश्चन प्रेजेंटेशन से पता लग जाता है वो एक नंबर टीचर है, पढ़ाने वाला मेहनती टीचर है। तो आपका दर्द दिल मेरा दर्द दिल है। ये हम सब मिलके ये चाहते हैं कि कम से कम एक नई नस्ल हम जरूर तैयार करें जो पहले वालों से बेहतर हो। अच्छा सर, मैं डॉक्टर जावेद साहब ने और डॉक्टर तहसीन ने बड़ी अच्छी बातें की। सिर्फ कुछ ऑब्जर्वेशंस मैं अपनी शेयर करूंगा। एक तो जो एनुअल सिस्टम से हम सेमेस्टर सिस्टम पे चले गए तो अब टाइम चूँकि बहुत कम होता है, जो पेस है उसकी वो बहुत ज़्यादा होती है, इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए जो टाइम है वो बहुत कम होता है। दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े से, उनको मटेरियलिस्टिक रिटर्न्स जो है ना वो ज़्यादा उस पर फोकस करते हैं, वो GPA के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो शायद ये भी एक रीज़न है कि जो उस तरह से सक्सेस होनी चाहिए एक अच्छे टीचर की वो नहीं हो पा रही। सही। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? आपकी ऑब्जर्वेशन सर बिल्कुल ठीक है, मैं इसको सेकंड करता हूँ। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये मसला अपनी जगह पे कायम दायम है कि हमारा जो स्केल है मापने का, या हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है, या GPA नंबर हैं, या फिर सेमेस्टर सिस्टम है, ये मसले अपनी जगह पे हैं। हमारे इख्तियार में क्या है, आज के टॉपिक की डोमेन में हमारे इख्तियार में फिर भी इंस्पायर करना है, हमारे इख्तियार में अच्छी बात करना है, हमारे इख्तियार में उस सब्जेक्ट का शौक़ पैदा करना है, हमारे इख्तियार में नंबरों के अलावा को दो अच्छी बातें कर देना है, हमारे इख्तियार में उस सब्जेक्ट को आसान बनाना है, हमारे इख्तियार में सम टाइम को ऐसी असाइनमेंट देना शौक़ और मोहब्बत के साथ कि वो ढूंढें, करें और कुछ लर्न करके आ जाएं और उसकी शाबाशी मिल जाए, ये है। तो जो हमारे इख्तियार में है सर, हम सिस्टम दोबारा एनुअल पे जाए, सेमेस्टर पे जाए, इस डिस्कशन का इस कम से कम प्लेटफॉर्म पे कोई फ़ायदा कोई नहीं। हम जो कर सकते हैं, गुजारिश ये है कि उस गुजारिश में 7 नुक्ते मैंने आपको बता दिए, उन 7 नुक्तों को आप प्रैक्टिस करें। आप प्रैक्टिस करके बताएं कि सर ये चीज़ें वाकई कारगर, और ऑलरेडी कुछ कर भी रहे होंगे। इस मेरे ग्रुप में जो जिनके साथ मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा मुमकिन है कि वो 7 की 7 चीज़ें प्रैक्टिस कर रहा हूँ और वो मेरी बात को सेकंड करे कि सर वाकई जो रिस्पेक्ट कमाई है वो बाकी कमाइयों से ज़्यादा बड़ी कमाई है। कोई मुमकिन है कि किसी को स्टूडेंट उसके एक्नॉलेज करते हो और उसको जो उससे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती हो,
इत्मीनान कल्ब मिलता हो वो शायद बादशाह को भी ना मिलता हो। तो वो आप 7 चीज़ें इंस्पायर करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। आप उस डोमेन में रह के सोचें, वो आपके इख्तियार में है, उनसे एक काम भी मैंने आपसे ऐसा तकाजा नहीं किया, डिमांड नहीं किया जो आपके इख्तियार में नहीं है। टीचर को अपनी सेल्फ स्टीम का ख्याल रखना चाहिए, अकॉर्डिंगली उसका ड्रेस अच्छा हो और डे बाई डे उसमें जब उसको वुसअत रिज़्क़ की हो तो अपनी वो चेंजेस नज़र आने चाहिए। लेकिन कहीं इस बात का तल्लक इससे नहीं है जो कि उसकी सोच क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है रिगार्डिंग कम्युनिटी या अदर पर्सन, क्या उसमें मैं है या वो दूसरों को प्रायोरिटी देता है, क्या वो अपनी ज़िंदगी को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है या ओवरऑल इंसानियत को या ह्यूमैनिटी को प्रायोरिटी देता है। आप एज ए टीचर अगर खुद देखते हैं अपने आप को और दूसरी तरफ आपके स्टूडेंट्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपको सबॉर्डिनेट्स में नज़र आते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली रिसोर्सेज तो उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप अपनी किस हद तक डिमांड कर सकते हैं। एक बंदा है, आप अर्ली स्टेज 29 फरवरी को आपने बात की थी, उसमें जैसे अभी आप सहाबा की बात करें तो इवन खुलफाए राशिदीन की बात करें तो वो एक ही कपड़े को, एक ही सूट को पैर में लगा के उसे साफ जरूर रखते थे, जरूर रखते थे, लेकिन ये नहीं होता है कि लोगों को दिखाने के लिए। दिखाना तो आपका करैक्टर है जिसके बेस पे दुनिया में इस्लाम इस्लाम फैला था। असल तो आपके करैक्टर की उजलत है जो लोगों को नजर आनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इंस्टेड ऑफ दिस वन के आप एक अच्छे लिबास को पहने और वो लोगों को कन्विंस करने। बड़ी मेहरबानी। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि इसमें जो आपकी म्याना रवि है ना वो आप खुद डिफ़ाइन करते हैं। वो एक म्याना रवि सब के लिए इस्लाम ने नहीं कही। पहले तो ये बात वाज़ह कर दीजिएगा कि जो बंदा 60,000 रुपया कमाता है उसकी म्याना रवि शायद 30,000 रुपया हो, लेकिन जो बंदा 2,60,000 रुपया कमाता है उसकी म्याना रवि की डेफिनेशन बदल गई। और हमें म्याना रवि का हुक्म है, ना कंजूसी का हुक्म है, ना असराफ का हुक्म है। हर बंदा अपनी म्याना रवि खुद डिफ़ाइन कर ले कि वो क्या अफोर्ड कर सकता है और किस तरह से चल सकता है और किस इस्तिकामत के साथ चल सकता है। दूसरी गुजारिश, दीन आपका नफासत को इनकरेज करता है, साफ़ सुथरा रहने को इनकरेज करता है, डिसेंट होने को इनकरेज करता है। आपको पूरी तारीख़ इस्लाम में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मिलेगी वो सफाई सुथराई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मिलेगी। आपकी हदीस मुबारक तो सफाई निस्फ ईमान की शक्ल में भी आपने कही है। अब तीसरी गुजारिश आपसे कर दूं, इंसान वो मखलूक है जिसका इम्प्रेशन दूसरे पे उसके देखने से ही बनता है। अब मैं कतई नहीं कह रहा कि ज़र्क बर्क के लिबास या बादशाहत वाले लिबास के साथ एक पूरा कह लीजिए वो अपना क्राउन पहन के क्लास में हमने एंटर होना है, लेकिन हमें साफ़ सुथरा डिसेंट लिबास पहनने का पूरा इख्तियार हमारे पास है। बामुकाबला ये कि हम इतना असराफ करें और धोती और लाचा पहन के क्लास में आ जाएं और फ़नी करैक्टर बने, उससे कम अज़ कम बेहतर है एक ही सूट हो। पर्सनली मैं एक्सपीरियंस इसको करता रहा हूँ जब वसाइल ज़्यादा नहीं थे कि लंडे से एक कोट पैंट बेशक ख़रीदा हुआ है, वाइट शर्ट खरीदी हुई है, लेकिन वो इतना उसमें पहनावा साफ़ सुथरा या कम से कम शूज़ इतने साफ़ ज़रूर हैं क्योंकि ये प्रोफेशन का तकाजा है। ये बात को ज़रा समझिए कि प्रोफेशन का तकाजा है आपका प्रोफेशन ऐसा है जो एक डिसेंट प्रोफेशन है जिसमें आपका लिबास, आपका अंदाज, आपका रवैया, आपकी सफाई, आपकी सुथराई, आपका नफीस होना आपके शागिर्द पे असर डालता है। आप कोई हीरो बन के उनको इम्प्रेस करने नहीं गए, आप किसी ड्रामे के रोल को नहीं निपटा रहे, आप किसी फिल्म के हीरो नहीं हैं, बल्कि आप एक मुकद्दस पेशा जिसको तदरीस कहते हैं उसमें आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो उसमें आप इनकार नहीं कर सकते। मैंने कतन इनकरेज नहीं किया कि हमने शाहरुख खान बन के क्लास में जाना है। मैं हमेशा कहता हूँ हमें नफीस लिबास पहनना है, हमें वो लिबास पहनना है जो टीचिंग से रिलेट करता हो, जो टीचर को भला लग सके, ना कि फुमन वाली टोपी पहन के हम और खुसा पहन के कोट पैंट के साथ चले जाएं। उससे बेहतर है कि हम कम से कम पावर लुक को गूगल पे सर्च करें, हम फर्स्ट इंप्रेशन पे 2 किताबें पढ़ें, हम देखें कि यार मैं किस लिबास में, किस पर्सनैलिटी में, किस तरह से मैं नज़र आता हूँ, तो मेरा इम्पैक्ट बढ़ेगा, मेरा असर बढ़ेगा, मेरी बात में यकीन बढ़ेगा, मेरा शागिर्द मुझे फॉलो करेगा। पर्सनली मैं भी आपसे गुजारिश कर दूं कि अगर मैं किसी भी लिबास में हूँ, मैं किसी से इंप्रेस होता हूँ, अपने उस्ताद से इंप्रेस होता हूँ, किसी से मैं सीखता हूँ, लर्न करता हूँ, तो उसको फॉलो करता हूँ। मैं आप सबके लिए दुआ दूँ, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह कमिंग डेज़ में ये पेंडेमिक ज़रा ख़त्म होता है, इदारे लगते हैं, तो मैंने गेट टुगेदर इंशाल्लाह डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में भी प्लान कर रहे हैं, एक फाउंडेशन की तरफ से भी गेट टुगेदर प्लान करेंगे जिसमें आपको सर्टिफिकेट्स और कुछ अप्रिसिएशन और साथ ही साथ एक इंटरेक्शन सबके साथ दोबारा हो जाएगी। आप सबका बड़ा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। थैंक यू।